ही उस विचार को छोड़ दिया था। खजाना आकर्षक था, लेकिन चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, यह उसके जीवन की तुलना नहीं कर सकता था। वह जीने से थका नहीं था। वह जानबूझकर मौत क्यों मांगेगा? किलेदार रंजीत अच्छा नहीं था। वह स्पष्ट रूप से उसे बाहर धकेलने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसे एक उपकरण बनाने की कोशिश कर रहा था। वह बेवकूफ नहीं था। वह ऐसी चाल में कैसे पड़ सकता था? यद्यपि उसने और किलेदार रंजीत ने अतीत में कई संदिग्ध चीजों पर सहयोग किया था, वे अंततः अपने स्वयं के गुप्त उद्देश्यों से प्रेरित थे, बिना किसी वास्तविक विश्वास के केवल एक दूसरे का उपयोग कर रहे थे। लाभ के लिए वे दोनों किसी भी समय एक दूसरे को धोखा देने में सक्षम थे। गरुड़नाथ की बातें सुनकर किलेदार रंजीत को कुछ अनिच्छा महसूस हुई, लेकिन गरुड़नाथ स्पष्ट रूप से एक दयालु व्यक्ति नहीं था और इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनेगा। उसने स्वयं वास्तव में दुर्मद से संपर्क करने और विराट के शरीर पर मौजूद खजाने को विभाजित करने के लिए एक रक्त संधि पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव करने की हिम्मत नहीं की। दुर्मद एक क्रूर और रक्त पिपासु व्यक्ति था जो कुछ भी करने में सक्षम था। यदि उसने उसे क्रोधित किया तो वह अपनी जान भी गंवा सकता है। यद्यपि किलेदार रंजीत विराट के शरीर पर मौजूद खजाने के लिए अविश्वसनीय रूप से लालची था, उसने अपने जीवन के साथ जुआ खेलने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा उसने गरुड़नाथ को साथ लाने और उसे इस झंझट में घसीटने की जहमत नहीं उठाई होती। किलेदार रंजीत ने ऐसा इसलिए किया ताकि बहुत अधिक जोखिम लेने से बचा जा सके, अन्यथा उसके पास किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से संपर्क करने के अन्य माध्यम थे। गरुड़नाथ को साथ लाने की जहमत क्यों उठाएं? गरुड़नाथ इसमें नहीं पड़ा और किलेदार रंजीत के पास कोई बेहतर विकल्प नहीं था, इसलिए वह अंत में केवल समझौता कर सकता था। यद्यपि गरुड़नाथ का तरीका उसे विराट के शरीर पर खजाना प्राप्त करने से रोक सकता है, कम से कम यह इस दुर्जय दुश्मन को खत्म कर सकता है। विराट को जीवित रहने देना उसे रात में जगाए रखेगा। इसके बाद गरुड़नाथ ने अपना अभियान शुरू किया। प्रलय को जानकारी लीक की। जहां तक प्रलय क्या करेगा और चीजें कैसे विकसित होंगी, वह उसके नियंत्रण से बाहर था। उत्तर पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र, एक निश्चित महाद्वीप, एक विश्वासघाती पर्वत श्रृंखला के भीतर लौह हस्त लुटेरा गिरोह की एक शाखा स्थित है, जो पूरे उत्तर पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में डरावनी है। इस शाखा का प्रमुख कोई और नहीं बल्कि दुर्मद है, जो पूरे क्षेत्र में एक डरावना व्यक्ति है। मालिक, पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र की खबरों के अनुसार कालकेतु पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में मारा गया। एक मोटे आदमी ने हॉल के केंद्र में ऊंचे स्थान पर बैठे ठंडी नजरों वाले आदमी को सम्मानपूर्वक सूचना दी। यह मोटा आदमी प्रलय था, जिसका किलेदार रंजीत और गरुड़नाथ ने उल्लेख किया था। वह लौह हस्त लुटेरा गिरोह की इस शाखा में एक प्रमुख व्यक्ति था और दुर्मद का एक भरोसेमंद लेफ्टिनेंट था। हॉल के केंद्र में ऊंचे स्थान पर बैठा ठंडी नजरों वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शाखा का प्रमुख दुर्मद था। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप। प्रलय की बातें सुनकर दुर्मद ने भौहें सिकोड़ी। कालकेतु पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में क्या कर रहा था? कई महीने पहले कालकेतु की टूटी हुई जीवन पट्टिका की खोज के बाद उसने एक जांच का आदेश दिया था। जांच बिना किसी परिणाम के महीनों तक खींचती रही। पूरी टुकड़ी जो कालकेतु के साथ थी उसका सफाया हो गया था। किसी को नहीं पता था कि वह कहां गया था या वह क्यों मारा गया था। अब प्रलय कह रहा था कि कालकेतु पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में मारा गया था, जिससे दुर्मद को आश्चर्य हुआ। आमतौर पर उनका लौह हस्त लुटेरा गिरोह शायद ही कभी पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में काम करता था। पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र यकीनन पूरे दक्षिणी स्वर्गमंडल में सबसे बंजर स्थान था, जो लाभ के लगभग कोई अवसर प्रदान नहीं करता था। यद्यपि कालकेतु की टुकड़ी ने हमेशा पूर्वी और उत्तर पूर्वी नक्षत्र क्षेत्रों के बीच सीमा क्षेत्र में काम किया था, जो पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं था। दुर्मद जानता था कि कालकेतु वहां शायद ही कभी उद्यम करता था। उसने मान लिया था कि कालकेतु की टुकड़ी के विनाश का मतलब है कि कालकेतु ने उत्तर पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र में किसी शक्तिशाली बल को नाराज कर दिया था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कालकेतु पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर इस दूरस्थ स्थान पर गिरेगा। पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र की खबरों के अनुसार कालकेतु की नजर विराट नाम के एक युवक पर है। इस युवक के पास एक बहुत बड़ा खजाना है। कहा जाता है कि उसके पास कम से कम 100 अमर दिव्य स्फटिक और एक मध्य श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र है। प्रलय ने कहा, तुमने क्या कहा? 100 अमर दिव्य स्फटिक और एक मध्य श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र? यह सुनकर दुर्मद अचानक खड़ा हो गया। प्रलय को घूरते हुए उसकी ठंडी आंखें अतुलनीय रूप से तेज रोशनी से चमक रही थीं। 100 अमर दिव्य स्फटिक और एक मध्य श्रेणी अमर दिव्य अस्त्र, यह एक अविश्वसनीय रूप से विशाल खजाना है। इस जोखिम मुक्त व्यवसाय के वर्षों के बाद भी उसने अभी तक 100 अमर दिव्य स्फटिक जमा नहीं किए थे। उसने लंबे समय से एक मध्य श्रेणी अमर अस्त्र की लालसा की थी, लेकिन अपनी वर्तमान संपत्ति के साथ भी वह सबसे सस्ता वाला भी नहीं खरीद सकता था। लेकिन अब प्रलय कह रहा था कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर एक युवक के पास इतना विशाल खजाना है। इतना विशाल खजाना अविश्वसनीय रूप से आकर्षक होगा, न केवल कालकेतु के लिए बल्कि स्वयं जैसे सच्चे अमर लोक विशेषज्ञ के लिए भी। प्रलय, तुम्हें यह जानकारी कहां से मिली? दुर्मद ने प्रलय को घूरते हुए पूछा। मालिक, जिस व्यक्ति ने जानकारी प्रदान की उसने मांग की कि मैं अपनी पहचान बताने से पहले उसके साथ एक रक्त संधि पर हस्ताक्षर करूं। तो यह, प्रलय ने झिझकते हुए कहा। ठीक है, यदि ऐसा है तो तुम्हें खुद को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं है, दुर्मद ने हाथ हिलाते हुए कहा। उसके लिए यह पूरी तरह से सामान्य बात थी। उनके पेशे में जो लोग थे वे संदिग्ध चरित्र के थे। कोई भी उनके साथ नहीं जुड़ना चाहता था, अन्यथा यदि जानकारी लीक हो जाती है तो वे तथाकथित धर्मी लोग उनके हलकों में जीवित रहने में असमर्थ होंगे। इसके अलावा वे तथाकथित धर्मी लोग अक्सर संदिग्ध काम करने के लिए उन्हें गुप्त रूप से काम पर रखते थे। उनका लौह हस्त लुटेरा गिरोह सिर्फ आवारा लोगों का समूह नहीं था, वे उन प्रतीत होने वाले सम्मानजनक धर्मी लोगों के लिए गंदे काम भी करते थे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो वे तथाकथित धर्मी लोग सीधे नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे गुप्त रूप से उन्हें काम पर रखेंगे। हालांकि सहयोग समझौते पर पहुंचने से पहले दोनों पक्ष आमतौर पर दूसरे को अनुबंध तोड़ने से रोकने के लिए एक रक्त संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। उन धर्मी लोगों के रक्त संधि में सबसे आम आवश्यकता यह है कि उनकी पहचान प्रकट नहीं की जानी चाहिए। उनके लौह हस्त लुटेरा गिरोह के पनपने और बार बार धर्मी लोगों के घेरे से बचने में सक्षम होने का कारण यह है कि उन प्रतिष्ठित संप्रदायों में कई लोगों के उनके साथ जटिल संबंध हैं। उन धर्मी लोगों के काम करने से पहले कोई अक्सर उन्हें पहले से ही टिप दे देगा, जिससे उन्हें भागने की अनुमति मिलेगी। इसलिए वे हर बार इन घात से बचने में सक्षम होते हैं। अन्यथा उनका लौह हस्त लुटेरा गिरोह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वे दक्षिणी स्वर्गमंडल के वास्तविक दिग्गजों की तुलना नहीं कर सकते। अगर किसी ने उन्हें पहले से टिप नहीं दी होती तो उनका अनगिनत बार सफाया हो चुका होता और वे अब जीवित नहीं होते। इसलिए दुर्मद शायद ही कभी जानकारी प्रदान करने वालों की पहचान की जांच करता है, क्योंकि ऐसा करना बहुत वर्जित है। जो लोग जानकारी प्रदान करते हैं वे अपनी पहचान उजागर करने के लिए अनिच्छुक हैं, क्योंकि वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं।
यदि वे दूसरे पक्ष की पहचान की जांच करने पर जोर देते हैं तो इसे बार बार करने से अंततः कोई भी उन्हें टिप देने को तैयार नहीं होगा, अनिवार्य रूप से अपने स्वयं के भागने के मार्ग को काट देगा। इसलिए प्रलय की बातें सुनकर दुर्मद ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। प्रलय, तुम्हें क्या लगता है कि इस जानकारी के सही होने की कितनी संभावना है? दुर्मद ने प्रलय की ओर देखते हुए पूछा। यह मुझे भी यकीन नहीं है, प्रलय ने कहने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। हालांकि आग के बिना धुआं नहीं होता। चूंकि दूसरे पक्ष ने ऐसी जानकारी प्रदान की है, मुझे लगता है कि इसका कोई आधार होना चाहिए। वह जानकारी की प्रामाणिकता की गारंटी नहीं दे सकता था, इसलिए वह केवल दुर्मद को जानकारी प्रदान कर सकता था, निर्णय को दुर्मद पर छोड़कर। अगर वह बहुत निश्चित होता और दुर्मद पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में यह देखने के लिए जाता कि परिणाम उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी से मेल नहीं खाते हैं, तो वह मुसीबत में पड़ जाता। दोषी को मुक्त होने देने से निर्दोष को मारना बेहतर है। दुर्मद ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, प्रलय, जाओ और तैयारी करो, कुछ भाइयों को इकट्ठा करो। कुछ दिनों में हम पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाएंगे। वह इतनी भारी संपत्ति को आसानी से कैसे छोड़ सकता है? खबर सच है या झूठी, यह देखने के लिए उसे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप जाना पड़ा। जी मालिक, प्रलय तुरंत सहमत हो गया। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। शून्य समाधि महाद्वीप, सुवर्ण भूमि संप्रदाय, अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर, निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र, लंबी तलवार को परिष्कृत करने और शून्य पलायन ताबीज का एक जत्था बनाने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार सुवर्ण भूमि संप्रदाय से निकल गया और शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया। उसे शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटने की आवश्यकता थी ताकि वह शांति महसूस कर सके। कालकेतु के लौ हस्त लुटेरा गिरोह द्वारा श्रवण वर्षा विद्यापीठ पर हमले के बाद से विराट बाहरी दुनिया को लेकर और भी सतर्क हो गया था। उसे लगा कि शक्ति सिंधु महाद्वीप को शायद देर सबेर निशाना बनाया जाएगा, इसलिए उसे सभी संभावित बाहरी खतरों के लिए तैयार रहना था। शक्ति सिंधु महाद्वीप पर अपने स्वर्ण नाग अवतार को तैनात करने से वह कुछ भी होने पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकेगा। विराट का स्वर्ण नाग अवतार शक्ति सिंधु महाद्वीप और अपने निवास पर लौट आया। उसने उस आंगन की ओर देखा जहां स्वरा रहती थी और अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह महिला स्वरा हमेशा अचानक और बिना किसी चेतावनी के प्रकट होती थी, अक्सर उसे चौंका देती थी। उसने उसे कई बार मना किया था, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसे भी इसी नियति का सामना कराना पड़ा। इस विचार के साथ विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हाल ही में तैयार किया गया शून्य पलायन ताबीज निकाला, उसमें अपना सच्चा सार डाला और इसे तुरंत सक्रिय कर दिया। एक स्थानिक लहर के साथ विराट का स्वर्ण नाग अवतार अपने स्थान से गायब हो गया और अगले ही पल वह स्वरा के प्रांगण में प्रकट हुआ। हालांकि जब विराट का स्वर्ण नाग अवतार हवा में से प्रकट हुआ तो उसके सामने के दृश्य ने उसे तुरंत स्तब्ध कर दिया। आंगन में प्राचीन महाद्वीप की चाय से भरा एक लकड़ी का टब रखा था और स्वरा उसमें नग्न पड़ी थी। उसके चेहरे पर शुद्ध आनंद का भाव था। उसके सामने का दृश्य अविश्वसनीय रूप से कामुक था, जिसने विराट को पूरी तरह से अवाक कर दिया। उसे स्वरा के प्रांगण में ऐसा दृश्य देखने की उम्मीद नहीं थी। स्वरा प्राचीन महाद्वीप की आध्यात्मिक चाय में आराम से भिगो रही थी जब उसे अचानक अपने सामने एक स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस हुआ। ऊपर देखने पर उसने विराट को अचानक अपने सामने प्रकट होते हुए देखा। उसका नग्न शरीर उसके सामने पूरी तरह से खुला था। घटनाओं के इस अचानक मोड़ ने स्वरा को अवाक कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंगन का माहौल पूरी तरह से शांत हो गया। उसे नहीं पता था कि स्वरा को होश में आने में कितना समय बीत गया। उसकी खूबसूरत आंखों में घोर शर्मिंदगी और झुंझलाहट की एक झलक चमक गई। विराट, क्या यह सुंदर है? स्वरा ने विराट की ओर देखा। उसके अति सुंदर चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान दिखाई दी। यह अच्छा लग रहा है। नहीं वरिष्ठ, मेरा यह मतलब नहीं था, कृपया मुझे क्षमा करें, विराट ने हकलाते हुए कुछ हद तक असंगत रूप से कहा। उसके सामने के दृश्य ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया था और उसे अभी भी होश नहीं आया था। इसके अलावा स्वरा, वह महिला, नियमों से नहीं खेलती थी, लगभग उसे गुमराह कर रही थी। यह कहने के बाद विराट जल्दी से खिसकने के लिए मुड़ा। हालांकि वह करना चाहता था जो स्वरा ने किया था। उसे डराने के लिए अचानक उसके बगल में प्रकट होना और उसे अपने पुराने तरीकों को जारी रखने से रोकना, उसका मतलब यह नहीं था कि वह यह दृश्य देखना चाहता था। यदि चीजें गलत हो जाती हैं तो आसानी से गलतफहमी पैदा हो सकती है जो विनाशकारी होगी। हालांकि जैसे ही विराट भागने वाला था उसके पीछे उसका कॉलर कड़ा हो गया और स्वरा ने उसे पकड़ लिया और पीछे खींच लिया। तुम छोकरे, ऐसा करने के बाद भी तुम भागना चाहते हो? स्वरा ने उसे पीछे खींचा, उसका कान पकड़ा और उसे जोर से खींचा। अत्यधिक शर्म और क्रोध के साथ कहा, वरिष्ठ, कोमल बनो, मेरा कान गिरने वाला है। विराट ने स्वरा द्वारा कई बार खींचे जाने के बाद बार बार चिल्लाया। भले ही उसके स्वर्ण नाग अवतार ने स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार को 7वें संस्कार तक पोषित किया था, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र के बराबर हो गई थी। विराट को लगा कि यह महिला उसे कुछ बार खींचने के बाद उसके कान फाड़ने वाली थी। यही तुम्हारे लायक है, स्वरा ने चिड़चिड़ेपन से कहा। तुम छोकरे, मुझे लगता है कि तुम्हारी मौत की इच्छा है, इस तरह के घृणित और बेशर्म काम करने की हिम्मत करने की। मुझे बताओ, मेरे प्रति तुम्हारे क्या इरादे हैं? वरिष्ठ, इस कनिष्ठ को वास्तव में नहीं पता था कि आप स्नान कर रही हैं, विराट बार बार चिल्लाया। नहीं पता था कि मैं नहा रही हूं? तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह घुसपैठ कर सकते हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि मैं नहा रही हूं? स्वरा ने गुस्से से कहा। वरिष्ठ, मैंने यह आपसे सीखा है, विराट ने जल्दी से कहा। इसके अलावा आपने ही पिछली बार ऐसा कहा था। यदि मैं अचानक बिना किसी चेतावनी के आपके बगल में प्रकट हो जाऊं जैसा आपने किया था तो आप दुखी नहीं होंगी। आपने यह भी कहा कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए आप इस तरह की कार्रवाई पर आपत्ति नहीं करेंगी। क्या आप अपनी बात से मुकर जाएंगी? वरिष्ठ, विराट की बातें सुनकर स्वरा का चेहरा तुरंत सुन्न हो गया। वास्तव में उसने अर्ध रूपांतरण लोक में सफलता प्राप्त करने के बाद विराट को युद्ध कला का अभ्यास करते देखने के लिए चुपके से उसका पीछा किया था। उस समय लड़का बहुत दुखी था और उसने उसे एक लंबा घुमावदार व्याख्यान दिया था और उसने वास्तव में तब कुछ ऐसा ही कहा था। हालांकि इतनी लापरवाही से बोलने का कारण यह था क्योंकि वह निश्चित थी कि विराट उसके ध्यान दिए बिना चुपचाप उसके बगल में प्रकट नहीं हो सकता। कौन जानता था कि विराट वास्तव में ऐसा कर सकता है जिससे उसका इतना चेहरा खराब हो गया। इस छोकरे द्वारा बार बार नग्न देखे जाने के बाद स्वरा पूरी तरह से शर्मिंदा और उग्र थी। उसके शरीर का व्यावहारिक रूप से उससे कोई रहस्य नहीं था। विराट, बहाने बनाने की कोशिश मत करो, मुझे लगता है कि तुम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। स्वरा विराट की बातों के बाद काफी देर तक अवाक रही, अनिश्चित थी कि उसका कैसे खंडन किया जाए, इसलिए उसने कुतर्क का सहारा लिया।
वरिष्ठ, यदि मैं वास्तव में आपके साथ कुछ करना चाहता तो मैं आज तक इंतजार नहीं करता। यह सुनकर विराट ने अवाक होते हुए कहा। यह महिला तर्क जीतने में असमर्थ बेशर्मी से काम करने लगी। विराट की बातें सुनकर स्वरा फिर से अवाक रह गई, क्योंकि विराट ने जो कहा वह वास्तव में सच था। यदि विराट वास्तव में उसके साथ कुछ करना चाहता था तो उसके पास बहुत सारे अवसर होते जब वह बेहोश और अपने सबसे कमजोर स्तर पर थी। ऐसे तरीकों का उपयोग करने के लिए आज तक इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यही कारण था कि उसने विराट पर इतना भरोसा किया। ठीक है, तो मुझे बताओ, यदि तुम मेरे खिलाफ कुछ योजना नहीं बना रहे थे तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्वरा ने एक लंबे ठहराव के बाद उसे घूरते हुए पूछा। ओह वरिष्ठ, मैं आपसे लौह हस्त लुटेरा गिरोह के बारे में पूछने आया था, विराट ने जल्दी से उत्तर दिया। यद्यपि उसने आत्मा खोज के माध्यम से लौह हस्त लुटेरा गिरोह के बारे में बहुत कुछ सीखा था, कालकेतु गिरोह के भीतर एक छोटा व्यक्ति था और उसका ज्ञान अपूर्ण था। इसलिए उसे लगा कि स्वरा से सीधे पूछना बेहतर है। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अमरलोक के 9वें स्तर पर एक शीर्ष स्तर की विशेषज्ञ स्वरा की जानकारी कालकेतु की तुलना में कहीं अधिक व्यापक होनी चाहिए। हम लौह हस्त लुटेरा गिरोह, बस कुछ चूहे और तिलचट्टे जो अंधेरे कोनों में छिपे हैं, तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? स्वरा ने फुफकारते हुए पूछा। कुछ समय पहले मेरा उनके साथ टकराव हुआ था, इसलिए मैं उनके बारे में और जानना चाहता हूं, ताकि जब मैं फिर से उनका सामना करूं तो मैं बेहतर तैयार रह सकूं, विराट ने जल्दबाजी में कहा। फिर उसने स्वरा को कालकेतु और लौह हस्त लुटेरा गिरोह के साथ अपनी हालिया मुठभेड़ के बारे में बताया। लौह हस्त लुटेरा गिरोह दक्षिणी स्वर्ग मंडल के उत्तरी, उत्तर पूर्वी और पूर्वी भागों में सक्रिय घूमने वाले डाकुओं का एक समूह है। ये घृणित बदमाश सभी प्रकार के जघन्य कार्य करते हैं। वे सभी अंदर तक सड़े हुए हैं। हालांकि जबकि वे सम्मानित नहीं हो सकते हैं, वे अविश्वसनीय रूप से चालाक और अच्छी तरह से सूचित हैं, जिससे उनसे निपटना काफी मुश्किल हो जाता है। चूंकि तुम उनका सामना कर रहे हो तो बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। उसने विराट की ओर देखा और कहा, हालांकि तुम्हारी चालाकी को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम उनके हाथों कष्ट उठाओगे। वरिष्ठ बहुत दयालु हैं, विराट ने एक मजबूर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। यह महिला बात करना नहीं जानती। उसकी प्रतिभा और अद्वितीय ज्ञान को उसके द्वारा केवल द्वेष के रूप में वर्णित किया गया था। यह महिला, मुझे नहीं पता कि उसे उसके खिलाफ इतना गहरा पूर्वाग्रह कहां से मिला। विराट, तुमने अचानक यहां प्रकट होने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया? स्वरा ने उसकी ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। यह प्रांगण एक छिपी हुई दुनिया थी जिसे उसने शक्तिशाली तकनीकों का उपयोग करके बनाया था। विराट का अवतार केवल एक पंचम विपत्ति लोक का योद्धा अचानक अंदर घुसने में सक्षम था। इस तरह की विधि ने उसकी उत्सुकता को जगा दिया। यह एक नया आध्यात्मिक ताबीज है जिसे मैंने हाल ही में तैयार किया है, शून्य पलायन ताबीज, विराट ने समझाया। शून्य पलायन ताबीज, मुझे इसे देखने दो, स्वरा ने अपनी हथेली आगे की। यह सुनकर विराट केवल एक शून्य पलायन ताबीज निकाल सका और उसे उसके हाथ में रख दिया। स्वरा ने ताबीज को पकड़ा और सावधानी से उसकी जांच की। लड़के, तुम वास्तव में ऐसा आध्यात्मिक ताबीज बना सकते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारा ताबीज व्यूह कौशल काफी प्रभावशाली है। कुछ देर तक इसकी जांच करने के बाद स्वरा कुछ प्रशंसा के साथ कहने से खुद को रोक नहीं पाई। यद्यपि वह ताबीज व्यूह में अत्यधिक कुशल नहीं थी, फिर भी वह विराट द्वारा बनाए गए ताबीज की चमत्कारी शक्ति को महसूस कर सकती थी। वरिष्ठ, आप मेरी चापलूसी कर रही हैं। यह सुनकर विराट ने विनम्रता से कहा। विराट, मेरे लिए फिर से इस ताबीज के प्रभाव का प्रदर्शन करो। स्वरा ने शून्य पलायन ताबीज विराट को वापस सौंप दिया। यहीं? विराट ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। क्या यहाँ की जगह पर्याप्त विस्तृत नहीं है? स्वरा ने उसकी ओर देखा और पूछा। हालांकि यह प्रांगण बाहर से छोटा लग रहा था, उसके प्रयासों के बाद यह एक विशाल आंतरिक दुनिया में बदल गया था। ओह, अभी भी पर्याप्त नहीं है। विराट ने प्रांगण की ओर देखा और बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा। हालांकि स्वरा के प्रयासों के बाद प्रांगण अत्यंत विशाल हो गया था, यह उसके द्वारा बनाए गए नए शून्य पलायन ताबीज का परीक्षण करने के लिए काफी नहीं था। ठीक है, तो चलो इसका परीक्षण शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहरी इलाकों में करते हैं। स्वरा ने सिर हिलाया और कहा। इसके बाद दोनों प्रांगण से निकलकर शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहरी इलाकों की ओर उड़ गए। शक्ति सिंधु महाद्वीप के बाहरी इलाकों में पहुंचकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने एक बार फिर पलायन ताबीज को सक्रिय किया। एक स्थानिक लहर दिखाई दी और विराट का स्वर्ण नाग अवतार अपने मूल स्थान से गायब हो गया। अगले ही पल वह 10 नक्षत्र दूरी पर फिर से प्रकट हुआ। विराट, तुम्हारा पलायन ताबीज वास्तव में उल्लेखनीय है। अगले ही पल स्वरा भी विराट के स्वर्ण नाग अवतार के पास पहुंची, उसकी ओर प्रशंसा से देखते हुए। यदि यह पलायन ताबीज उच्च श्रेणी का होता तो यह वास्तव में एक अविश्वसनीय पलायन खजाना होता। अकेले इस पलायन ताबीज की वर्तमान भागने की दूरी दूसरे स्तर के अमरलोक के योद्धा के हाथों से भागने के लिए पर्याप्त है। यह कई अन्य पलायन खजानों की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी है। विराट, क्या इस पलायन ताबीज को परिष्कृत करना मुश्किल था? स्वरा ने विराट की ओर देखते हुए पूछा। यह ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर मेरे साधना का स्तर अधिक होता तो इसे परिष्कृत करना बहुत आसान होता। हालांकि यह शून्य पलायन ताबीज केवल प्रारंभिक चरण में है। मैं अभी तक एक उच्च स्तरीय ताबीज परिष्कृत नहीं कर सकता, विराट ने सच्चाई से कहा। स्वरा के सामने अनंत परम मीनार को छोड़कर उससे और कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी। स्वरा के साथ इतना समय बिताने के बाद विराट उस पर काफी भरोसा करता था। यह केवल एक प्रारंभिक चरण का शून्य पलायन ताबीज है? यह सुनकर स्वरा की आंखें चमक उठी। तुम्हारा मतलब है कि तुम इससे भी उच्च स्तरीय शून्य पलायन ताबीज को परिष्कृत कर सकते हो? हाँ, जब तक मेरे साधना का स्तर बढ़ता है मैं इस शून्य पलायन ताबीज से 1000 गुना 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली ताबीज को परिष्कृत कर सकता हूं। विराट ने सिर हिलाया। विराट, तुम बहुत अच्छे हो, वास्तव में बहुत अच्छे हो। विराट की बातें सुनकर स्वरा उसका कंधा थपथपाने से खुद को रोक नहीं पाई, स्वीकृति के साथ कहा। यह बच्चा वास्तव में काफी सक्षम है। न केवल उसकी युद्ध कला प्रतिभा आश्चर्यजनक है, बल्कि उसकी अन्य क्षमताएं भी काफी हैं। वह स्थानांतरण व्यूह और तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह जैसे शक्तिशाली संरचनाओं को स्थापित कर सकता है और वह सभी प्रकार के चमत्कारी ताबीज को भी परिष्कृत कर सकता है। एक बार जब यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वह निश्चित रूप से मानव जाति का स्तंभ बन जाएगा। लेकिन सुनो बच्चे, अगर तुमने फिर से मेरे प्रांगण में घुसने के लिए इस पलायन ताबीज का उपयोग करने की हिम्मत की तो देखो मैं तुमसे कैसे निपटती हूं। एक पल पहले स्वरा मुस्कुरा रही थी, लेकिन अगले ही पल उसका भाव काफी बदल गया और उसने विराट को ठंडे दिमाग से चेतावनी दी। इतना कहकर वह शक्ति सिंधु महाद्वीप की ओर उड़ गई, अपने प्रांगण में लौट आई। यह देखकर विराट पूरी तरह से अवाक रह गया। लानत है, क्या यह महिला पागल हो गई है? वह तुम्हें मेरे पास छिपकर आने देती है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करने की अनुमति नहीं है। क्या इस दुनिया में कोई न्याय नहीं है? इसके अलावा इस महिला ने पहले कसम खाई थी कि वह इस तरह के व्यवहार की परवाह नहीं करती है और इसके बारे में कभी गुस्सा नहीं करेगी।
लेकिन जब यह वास्तव में हुआ तो उसने बिल्कुल अलग चेहरा दिखाया। तो उस महिला की पहले की सारी बातें सिर्फ खाली शेख ही बघारना थीं। शायद उसने सोचा था कि वह ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए उसने इतनी बेपरवाही और उदासीनता से काम लिया। लेकिन अब यह देखकर कि वह भी ऐसा कर सकता है, उसने अपना रवैया पूरी तरह बदल दिया। यह अविश्वसनीय है। विराट ने स्वरा के कार्यों के बारे में मन ही मन भड़ास निकाली, लेकिन अफसोस उसकी मुट्ठियां उसके दबंग व्यवहार को रोकने के लिए काफी मजबूत नहीं थीं। आखिरकार वह उसे हरा नहीं सकता था। अगर वह उसे पसंद नहीं करती थी तो वह उसे मार सकती थी, लेकिन अगर वह उसे पसंद नहीं करता था तो वह उसे मार नहीं सकता था। एक दिन वह इस महिला को सबक सिखाएगा। विराट को आक्रोश का एक उछाल महसूस हुआ। अभी वह स्वरा से कमजोर था और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन एक दिन वह पकड़ लेगा। तब वह उसे वह सब कुछ चुकाने के लिए मजबूर करेगा जो उसने आज उसके साथ किया था, ब्याज सहित। वह उसे एक मुट्ठी की शक्ति का स्वाद चखाएगा। विराट का स्वर्ण नाग अवतार अपने निवास पर लौट आया और अपनी एकांत साधना जारी रखी। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप महारक्तिम किला। फणींद्र, क्या तुमने जो कहा वह सच है? क्या नीलिमाया मंडप की वास्तव में इतनी बड़ी आमदनी है? लव ने नीचे खड़े फणींद्र की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा। युवा गुरु लव, मैंने जो कहा वह बिल्कुल सच है। मैं आपको थोड़ा सा भी धोखा देने की हिम्मत नहीं करूंगा। फणींद्र ने जल्दी से उसे आश्वस्त किया। जब से उसने नीलिमाया मंडप पर एक विफल हमले में महालौह संप्रदाय के अभिजात वर्ग का नेतृत्व किया और देखा कि महालौह संप्रदाय नीलिमाया मंडप के हाथों में पड़ गया है, वह तुरंत मदद मांगने के लिए महारक्तिम किले में आ गया। उसकी स्थिति को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से महारक्तिम किले के किलेदार रंजीत से सीधे नहीं मिल सकता था, इसलिए लव से मिलने में सक्षम होना पहले से ही काफी अच्छा था। हम ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यह सुनकर लव ने कहने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, अन्यथा तुम परिणाम जानते हो। युवा गुरु लव, निश्चिंत रहें, भले ही आप मुझे 100 जीवन दे दें, मैं आपको धोखा देने जैसा काम करने की हिम्मत नहीं करूंगा। फणींद्र ने जल्दी से कहा। वह सबसे अच्छा है। लव ने उसकी ओर देखा और कहा। सच तो यह है कि फणींद्र की मदद करने के लिए सहमत होने का उसका प्राथमिक उद्देश्य नीलिमाया मंडप को जब्त करना नहीं था, बल्कि महारक्तिम किले से बाहर निकलने का बहाना खोजना था। महारक्तिम किले को छोड़कर ही वह सप्त खड्ग अमर भवन के भीतर प्राप्त खजाने और अवसरों का सही मायने में उपयोग कर सकता था। अन्यथा महारक्तिम किले में रहकर वह उस निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र को बाहर निकालने की हिम्मत भी नहीं करेगा। ऐसा न हो कि किलेदार रंजीत को पता चल जाए, उसे परिष्कृत करने की तो बात ही छोड़ दें। जहां तक नीलिमाया मंडप को नष्ट करने का सवाल है, वह केवल एक अतिरिक्त प्रभाव था। इसके बाद लव और फणींद्र महारक्तिम किले से महालौह प्रांत की ओर निकल पड़े। यद्यपि महारक्तिम किले और महालौह प्रांत के महालौह नगर के बीच काफी दूरी थी, वे दोनों जल्दी ही महालौह नगर पहुंच गए। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया को प्रस्थान किया। हालांकि महारक्तिम किला और महालौह नगर के बीच काफी दूरी थी, फिर भी वे दोनों बहुत जल्द महालौह नगर पहुंच गए। नगर में पहुंचते ही दोनों सीधे नीलिमाया मंडप की ओर गए। वहां पहुंचते ही लव ने बिना एक शब्द कहे सीधा हमला बोल दिया। फणींद्र, तुम धोखेबाज कुत्ते, तुम्हारी मेरे नीलिमाया मंडप पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? नीलिमाया मंडप पर अचानक हुए हमले को देखकर और हमलावरों को पहचानकर ज्वाला घाटी प्रमुख गुस्से से दहाड़ उठा। हम बूढ़े मूर्ख, मरने वाले हो फिर भी बकवास कर रहे हो। फणींद्र ने व्यंग्य करते हुए कहा। मेरी मानो तो चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, वरना आज तुम सबकी मौत पक्की है। तुम चाहते हो मैं आत्मसमर्पण कर दूं? सपने देखते रहो। ज्वाला घाटी प्रमुख गरजा। चूंकि तुम आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते तो मरो, लव ने ठंडी आवाज में कहा। रहस्यमयी कन्या महाद्वीप, नीलिमाया मंडप। नीलिमा जी, माया जी, वान्या जी, बहुत बुरा हुआ। महालौह महाद्वीप से खबर आई है कि वहां के नीलिमाया मंडप पर किसी ताकतवर दुश्मन ने हमला कर दिया है। जब नीलिमा, माया और वान्या नीलिमाया मंडप में किसी बात पर चर्चा कर रही थीं, तभी भावेश दौड़ता हुआ आया और उन्हें यह खबर दी। क्या कहा तुमने? महालौह महाद्वीप के नीलिमाया मंडप पर हमला हुआ है? किसने किया है? यह सुनकर नीलिमा झटके से खड़ी हो गई और घबराहट में पूछा। भावेश की घबराई हुई हालत देखकर उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ बहुत गड़बड़ है। महालौह महाद्वीप से मिली खबर के अनुसार वह महारक्तिम किला का युवा मालिक लव है, भावेश ने बताया। अरे नहीं, हमें तुरंत वहां जाना होगा। यह सुनकर नीलिमा तुरंत परेशान हो गई और माया तथा वान्या की ओर मुड़ी। फिर उन सबने रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में बने स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का इस्तेमाल किया और महालौह महाद्वीप की ओर निकल पड़े। महालौह नगर, नीलिमाया मंडप। बूम, एक तेज खून जैसी लाल रोशनी चमकी और सीधे ज्वाला घाटी प्रमुख पर जा गिरी। इतने भयानक हमले को सहने के बाद ज्वाला घाटी प्रमुख आखिरकार हार गया। उसका शरीर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा और पूरा नीलिमाया मंडप मलबे में बदल गया। हालांकि उसने टिके रहने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन लव जैसे ताकतवर योद्धा के सामने वह टिक नहीं पाया और लव के खड्ग से मारा गया। हम मुझे उम्मीद नहीं थी कि षष्ठम विपत्ति लोक का एक मामूली सा बूढ़ा इतना ताकतवर होगा। लव ने एक ही बार में मारे गए ज्वाला घाटी प्रमुख को देखा और भौहें सिकोड़ ली। उसने ज्वाला घाटी प्रमुख के साथ कई वार किए थे और आखिरकार उसे अपना रक्तिम रक्त खड्ग निकालना पड़ा, तब जाकर वह उसे मार पाया। षष्ठम विपत्ति लोक के किसी साधारण योद्धा के लिए उसके इतने वार सह पाना बहुत ही दुर्लभ बात थी। ज्वाला, जैसे ही लव ने ज्वाला घाटी प्रमुख को एक ही वार में मारा, एक घबराई हुई आवाज गूंज उठी। तुरंत ही कई आकृतियां हवा को चीरते हुए तेजी से उसकी ओर उड़ी चली आईं। नीलिमा ने मलबे में मृत पड़े ज्वाला घाटी प्रमुख को देखा और उसका सुंदर चेहरा तुरंत बर्फीली ठंडक से भर गया। कमीने, तू मरने के लायक है। नीलिमा लव की ओर मुड़ी। उसका चेहरा एकदम सर्द था। इस समय उसकी सुंदर आंखों में असीम क्रोध भरा हुआ था। ज्वाला घाटी प्रमुख ने कई सालों तक उसका साथ दिया था, पूरी लगन से काम किया था और नीलिमाया मंडप को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया था। लेकिन अब उस नीच ने ज्वाला घाटी प्रमुख को मार डाला था। इस समय नीलिमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नीलिमा ने अपना हाथ बढ़ाया और एक लंबी तलवार उसके हाथ में आ गई। उसने सीधा लव पर वार कर दिया। हम पंचम विपत्ति लोक की एक मामूली सी चींटी मेरे सामने उछलने की जरूरत कर रही है, मौत को बुलावा दे रही है। यह देखकर लव की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपना रक्तिम रक्त खड्ग घुमाते हुए नीलिमा पर वार किया। बूम, बेहद तेज खड्ग की रोशनी और तलवार की ऊर्जा आपस में टकराई, जिससे तुरंत एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। लगातार कई तेज और ताकतवर वार करते हुए नीलिमा ने लव पर भयंकर हमला बोल दिया। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद लव की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। यह हरी पोशाक वाली लड़की हालांकि साधना के स्तर में कम थी, लेकिन उस षष्ठम विपत्ति लोक वाले बूढ़े से 10 गुना ज्यादा ताकतवर थी। उसके लगातार हो रहे हमलों के सामने लव सच में कमजोर पड़ने लगा था। तू छोटी चुड़ैल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी काबिल होगी, लव ने काले मन से कहा। बोलते हुए उसने अपनी हथेली खोली और एक भयानक ऊर्जा छोड़ने वाली मणि उसके हाथ के ऊपर आ गई।
चुड़ैल अब मर। लव ने अपना हाथ घुमाया और प्रलय नक्षत्र मणि को नीलिमा की ओर फेंक दिया। नीलिमा को तुरंत एक बहुत ही भयानक ताकत अपनी ओर आती हुई महसूस हुई। यह देखकर उसकी आंखों में गंभीरता आ गई। लग रहा था कि यह मणि बहुत ही ताकतवर खजाना है। उसने लापरवाही नहीं की और तुरंत अपना पूरा ध्यान हमले को रोकने में लगा दिया। हालांकि नक्षत्र दिव्य अस्त्रों में भी एक शीर्ष खजाना मानी जाती थी। जैसे ही उसने प्रलय नक्षत्र मणि निकाली, नीलिमा पर तुरंत दबाव आ गया और वह कमजोर पड़ने लगी। हंस, तू मरने के लायक है। महालौह नगर के नीलिमाया मंडप पर हुए हमले के पीछे इसी कमीने का हाथ है। माया को अपनी ओर आते देख फणींद्र ने जल्दी से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अपनी ताकत से वह माया का मुकाबला कैसे कर सकता था। एक ही बार में माया के भाले ने फणींद्र के शरीर को आर पार कर दिया। यह 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 कैसे हो सकता है? फणींद्र ने अपने शरीर के आर पार हुए भाले को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास था। यह चुड़ैल तो बस पंचम विपत्ति लोक की योद्धा है, इसके पास इतनी भयानक ताकत कैसे हो सकती है? वह सप्तम विपत्ति लोक का एक ताकतवर विशेषज्ञ मरने से पहले अपने दुश्मन का एक वार भी नहीं सह पाया। भले ही फणींद्र यह नहीं चाहता था, लेकिन वह इस सच को नहीं बदल सकता था कि वह माया के भाले से मारा गया है। फणींद्र को एक ही वार में मारने के बाद माया ने लव और नीलिमा की ओर देखा। जब उसने देखा कि लव की प्रलय नक्षत्र मणि के हमले के सामने नीलिमा कमजोर पड़ रही है, तो माया ने अपना भाला घुमाया और चिल्लाई, नीलिमा, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ रही हूं। फिर उसने अपना भाला उठाया, जो कि एक अर्ध अमर दिव्य अस्त्र था, और लव की ओर झपटी। दोनों के एक साथ किए गए हमले से लव जल्द ही कमजोर पड़ गया। भले ही उसकी प्रलय नक्षत्र मणि ताकतवर थी, लेकिन नीलिमा और माया को कमजोर समझना भारी भूल थी। इसके अलावा नीलिमा और माया के हाथों में जो जादुई खजाने थे, वे भी अर्ध अमर दिव्य अस्त्र के स्तर के थे। जब वे विराट से जादुई खजाने चुन रही थीं, तो उन्होंने सबसे अच्छे खजाने ही चुने थे। शायद उनके जादुई खजाने प्रलय नक्षत्र मणि जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनमें ज्यादा अंतर भी नहीं था। जहां तक व्यक्तिगत ताकत की बात थी, लव उन दोनों में से किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकता था। अब तो वे दोनों मिलकर उस पर हमला कर रही थीं। जल्द ही लव दोनों के संयुक्त हमले से घिर गया और उसके पास पलटवार करने की कोई ताकत नहीं बची। यह देखकर लव को बहुत हैरानी और गुस्सा आया। उसने सोचा था कि फणींद्र के साथ मिलकर नीलिमाया मंडप से निपटना बहुत आसान काम होगा। उसकी मौजूदा ताकत के साथ पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में शायद ही कोई उसका मुकाबला कर सके। इसके अलावा उसके पास सप्त खड्ग अमर भवन से मिले कई खजाने थे। पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में जो लोग उसे चुनौती दे सकते थे, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था, और यह नीलिमाया मंडप जो न जाने कहां से आ टपका था, उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं था। इसलिए लव को बिल्कुल नहीं लगा था कि नीलिमाया मंडप से निपटने में उसे कोई खतरा होगा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि नीलिमाया मंडप से निपटना उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। ये दोनों चुड़ैलें केवल पंचम विपत्ति लोक में होने के बावजूद ऐसी युद्ध क्षमता रखती थीं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्द ही उनसे हार जाएगा। गुस्से में आकर लव ने सब कुछ भुला दिया। उसने अपना हाथ खोला और तुरंत एक लंबी तलवार जो भयानक ताकत छोड़ रही थी उसके हाथ में आ गई। यह लंबी तलवार वही निम्न श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र था जो उसने सप्त खड्ग अमर भवन के दूसरे परीक्षण के दौरान हासिल किया था। हालांकि उसने अभी तक इसे पूरी तरह से निखारा नहीं था, लेकिन इसकी ताकत किसी भी साधारण अर्ध अमर अस्त्र से कहीं ज्यादा थी। इस समय इस निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र को बाहर निकालने का मतलब था कि वह सप्त खड्ग अमर भवन से मिले खजानों और अवसरों को छुपा नहीं पाएगा, लेकिन मौजूदा स्थिति में उसे इन सब बातों की परवाह नहीं थी। अब उसकी सबसे बड़ी इच्छा इन दोनों चुड़ैलों को मार डालना था। ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि इसके बाद वह तुरंत महारक्तिम किला वापस नहीं जाएगा। वह छिपने के लिए कोई एकांत जगह ढूंढ लेगा, और जब तक वह अष्टम विपत्ति लोक तक नहीं पहुंच जाता, तब तक महारक्तिम किला वापस नहीं आएगा। एक बार जब वह अष्टम विपत्ति लोक में पहुंच जाएगा, तो उसे अपने गुरु किलेदार रंजीत के हमले का डर नहीं रहेगा। अष्टम विपत्ति लोक में पहुंचने और एक निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के होने पर किलेदार रंजीत भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालांकि जैसे ही लव ने अपना निम्न श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र निकाला और उसकी ताकत का इस्तेमाल करने ही वाला था, अचानक एक तेज रोशनी उसकी गर्दन को चीरती हुई निकल गई। रोशनी चमकी और लव तुरंत जम गया। उसकी आंखें अविश्वास से फटी रह गईं, लेकिन बहुत जल्द उसकी आंखों की रोशनी मध्यम पड़ गई। उसके जीवन की ऊर्जा खत्म हो गई और उसने आखिरी सांस ली। उसके हाथ में पकड़ा हुआ निम्न श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र जमीन पर गिर गया। उसी पल एक छोटी सी आकृति तेजी से आई और उस निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र को उठा लिया। छोटी वान्या, इतना ताकतवर पुतला कहां से आया? इस अचानक हुए बदलाव ने नीलिमा और माया को चौंका दिया। उन्हें इससे उबरने में काफी समय लगा। लव की लाश के पास खड़े उस पुतले को देखकर, जिससे बहुत ही भयानक ऊर्जा निकल रही थी, नीलिमा ने हैरानी से पूछा। पुतले से निकल रही ताकतवर ऊर्जा को देखकर साफ पता चल रहा था कि यह अर्ध अमर लोक का एक बहुत ही ताकतवर पुतला है। इसके अलावा उसके हाथ में जो लंबी तलवार थी, वह भी एक अर्ध अमर दिव्य अस्त्र थी। ऐसे ताकतवर पुतले के अचानक हुए हमले का सामना वे दोनों भी शायद न कर पाती। लव की तो बात ही छोड़िए, जिस पर वे दोनों एक साथ हमला कर रही थी। यह तो जाहिर है कि मुझे पिताजी ने दिया है, वान्या ने मुस्कुराते हुए कहा। शुरुआत में जब उसने देखा कि लव के साथ लड़ाई में नीलिमा और माया का पलड़ा भारी है, तो उसने लड़ाई में कूदने की जल्दबाजी नहीं की। हालांकि वह लड़ाई में शामिल नहीं हुई थी, लेकिन वह लव की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखे हुए थी और किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार थी। जब उसने देखा कि लव ने वह निम्न श्रेणी की अमर दिव्य अस्त्र वाली लंबी तलवार निकाली है, तो वान्या ने तुरंत एक ताकतवर अर्ध अमर लोक का पुतला निकाला और लव पर जानलेवा हमला कर दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विराट ने इतने अच्छे खजाने छिपा कर रखे होंगे। मुझे भी उससे कुछ मांग लेने चाहिए थे। उस ताकतवर अर्ध अमर लोक के पुतले को देखकर नीलिमा को थोड़ी जलन महसूस हुए बिना नहीं रह सकी। पुतले की भयानक युद्ध क्षमता उसके हमला करते ही दिख गई थी। भले ही नीलिमा को अपनी ताकत पर भरोसा था, लेकिन वह जानती थी कि वह इस स्तर के पुतले का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उसके पास ऐसे कुछ पुतले होते तो वह बेखौफ होकर पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में घूम सकती थी। उसे किसी का डर नहीं होता। वह कमीना विराट हमेशा उससे सब कुछ छिपा कर रखता है। अगली बार जब वह शक्ति सिंधु महाद्वीप वापस जाएगी, तो उसे जाकर उससे पूछना होगा कि क्या उसके पास कोई और अच्छी चीज है। नीलिमा दीदी, अगर आपको यह चाहिए तो मैं आपको दे दूंगी, वान्या ने मुस्कुराते हुए कहा। विराट ने उसे काफी सारे पुतले दिए थे। उसके पास पहले से ही 2 अर्ध अमर लोक के पुतले थे। अगर वह एक नीलिमा को दे भी दे तो भी उसके पास एक बचा रहेगा। रहने दो, तुम इसे अपने पास ही रखो, नीलिमा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। हालांकि उसे इस स्तर के पुतलों से बहुत जलन हो रही थी, लेकिन वह वान्या की चीजें नहीं ले सकती थी। आखिरकार वह वान्या से बड़ी थी और उसे वान्या से चीजें मांगने में शर्म आ रही थी। वह बिना किसी अपराध बोध के विराट से चीजें ले सकती थी। सच तो यह है कि अगर विराट उसे चीजें नहीं भी देता तो वह खुद ही आगे बढ़कर ले लेती।
वैसे भी अगर वह ये अच्छी चीजें नहीं लेगी तो आखिरकार वे सब उस बेवकूफ शार्दुल के काम आएंगी। उस बेवकूफ शार्दुल का भला होने से अच्छा है कि वह अपना भला कर ले। लेकिन वह इस छोटी बच्ची वान्या से फायदा उठाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वान्या द्वारा अर्ध अमर लोक के पुतले का इस्तेमाल करके लव को मारने के बाद नीलिमा ने नीलिमाया मंडप के लोगों को मलबा साफ करने का निर्देश देना शुरू किया। लव के नीलिमाया मंडप पर अचानक किए गए हमले से नीलिमाया मंडप की इस शाखा को काफी नुकसान हुआ था। ज्वाला घाटी के प्रमुख के अलावा नीलिमाया मंडप के कई और सदस्य भी मारे गए थे। लव के हाथों बेरहमी से मारे गए नीलिमाया मंडप के सदस्यों को देखकर नीलिमा का गुस्सा फिर से भड़क उठा। जब से उसने नीलिमाया मंडप की स्थापना की थी तब से पहली बार उसे इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। कमीना महारक्तिम किला, उनकी मेरे नीलिमाया मंडप पर हमला करने की जरूरत कैसे हुई? इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता, नीलिमा ने कड़वाहट से कहा। भले ही उसने लव को मार दिया था लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं थी। नीलिमा, अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? माया ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। हम्फ, महारक्तिम किले ने हमारे नीलिमाया मंडप पर हमला करने की हिम्मत की है। यह मामला ऐसे ही शांत नहीं होने वाला, नीलिमा ने व्यंग्य करते हुए कहा। चलो कोई मौका ढूंढकर महारक्तिम किले को तबाह कर देते हैं, फिर देखते हैं पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में कौन हमारे नीलिमाया मंडप पर बुरी नजर डालने की हिम्मत करता है। शुरुआत में नीलिमा के मन में ऐसी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन वान्या को उस भयानक अर्ध अमर लोक के पुतले को निकालते देख उसके मन में यह विचार आया। महारक्तिम किले का प्रमुख रंजीत केवल नवम विपत्ति लोक के स्तर का था। इतने ताकतवर पुतले के साथ महारक्तिम किले को तबाह करना कोई मुश्किल काम नहीं था। अरे नीलिमा दीदी, माया दीदी, लगता है पिताजी आ गए हैं। जैसे ही नीलिमा ने अपनी बात पूरी की, वान्या ने अचानक एक दिशा में देखकर हैरानी से कहा। नीलिमा और माया ने तुरंत मुड़कर देखा और सच में दूर क्षितिज पर एक सुनहरी आकृति बहुत ही तेज रफ्तार से उनकी ओर उड़ती हुई आ रही थी। यह देखकर नीलिमा तुरंत घबरा गई। उसने जल्दी से वापस एक छोटी नीली चिड़िया का रूप ले लिया। वह नहीं चाहती थी कि विराट उसे उसके इंसानी रूप में देखे। जैसे ही नीलिमा ने अपना असली रूप लिया, विराट का स्वर्ण नाग अवतार वहां पहुंच गया। यहां क्या हो रहा है? विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने आसपास नजर दौड़ाते हुए पूछा। आयु का संदेश मिलने के बाद वह तुरंत यहां आया था। यह सुनकर कि नीलिमा और माया लव से लड़ रही हैं, विराट चौंक गया था और तुरंत भाग कर आया। हालांकि चूंकि वह पहले कभी महालौह महाद्वीप नहीं आया था और उसे माया द्वारा बनाए गए स्थानिक स्थानांतरण व्यूह की जगह का पता नहीं था, इसलिए उसे पहुंचने में देर हो गई। जब वह पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। विराट, तुम यहां क्या कर रहे हो? नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए और उसकी ओर देखते हुए पूछा। यह सुनकर विराट ने चिड़िया को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूछा। मुझे लगा मैंने अभी अभी यहां हरी पोशाक में एक लड़की को देखा था, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। क्या हुआ? विराट भाई, वह नीलिमा ही थी। क्या आपने उसे नहीं पहचाना? यह सुनकर आयु ने उत्सुकता से पूछा। क्या वह बेवकूफ छोटी चिड़िया थी? विराट हैरान रह गया। उसने छोटी नीली चिड़िया की ओर देखा और पूछा। बेवकूफ छोटी चिड़िया, क्या वह हरी पोशाक वाली लड़की तुम्हारा ही इंसानी रूप थी? इसे तुम्हारा क्या मतलब? नीलिमा ने उसे घूरते हुए कहा। आयु, तुम बीच में मत बोलो। नीलिमा ने वापस आयु को घूरा। लेकिन नीलिमा, तुमने विराट भाई के सामने अपना रूप क्यों नहीं बदला? आयु ने उत्सुकता से पूछा। उसे महसूस हुआ कि नीलिमा विराट को अपना इंसानी रूप दिखाने से डर रही है। आयु, मैंने कहा ना, दूसरों के मामलों में दखल मत दो। नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और गुस्से से कहा। विराट को अपना इंसानी रूप दिखाने से उसके डरने का मुख्य कारण उस हरे वस्त्रधारी बालक द्वारा कही गई बातें थीं, जिन्होंने उसके दिल पर गहरा घाव छोड़ दिया था। जब उसने पहली बार अपना रूप बदला था तो हरे वस्त्रधारी बालक ने उसका मजाक उड़ाया था, यह कहते हुए कि आदमियों को सिर्फ बड़े वक्ष वाली औरतें ही पसंद आती हैं और अगर वह विराट के सामने बिना कपड़ों के भी खड़ी हो जाए तो भी उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। वे बातें सुनने के बाद नीलिमा अपने शरीर को लेकर बहुत ही असुरक्षित महसूस करने लगी थी। उसे डर था कि विराट सच में उसका इंसानी रूप देखकर उसे नापसंद करने लगेगा। इसलिए उसने कभी विराट के सामने अपना रूप नहीं बदला था। उसने तय किया था कि जब वह थोड़ी और बड़ी हो जाएगी और उसका शरीर कम से कम उस बेवकूफ आयु जितना तो हो ही जाएगा, तब वह विराट के सामने अपना रूप बदलेगी। इस तरह विराट उसे नापसंद नहीं करेगा। लेकिन वह ऐसा राज कैसे बता सकती थी? अगर दूसरों को पता चल गया तो क्या वे हंस हंसकर पागल नहीं हो जाएंगे? फिर वह किसी को अपना चेहरा कैसे दिखाएगी? बेवकूफ छोटी चिड़िया, एक बार फिर से अपना रूप बदलो और मुझे दिखाओ। मैंने तो तुम्हारा इंसानी रूप ठीक से देखा भी नहीं। विराट ने नीलिमा की ओर देखते हुए कहा। नीलिमा उसकी ओर पीठ करके खड़ी थी। उसने केवल दूर से उसकी परछाई देखी थी, उसका चेहरा नहीं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि उसने सच में उसका रूप देखा है। इसलिए वह यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि वह अपने इंसानी रूप में कैसी दिखती है। बिल्कुल नहीं, नीलिमा ने अपना मुंह फेरते हुए अपने पंख बांधकर घमंड से कहा। वह नहीं चाहती थी कि रूप बदलने के बाद विराट उसका मजाक उड़ाए। उस हरे वस्त्रधारी बालक की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं। वह दोबारा उस तरह का मजाक नहीं सहना चाहती थी। उस खंडित खड्ग द्वारा मजाक उड़ाया जाना एक अलग बात थी, लेकिन विराट द्वारा इस तरह से मजाक उड़ाया जाना उसके लिए असहनीय था। हालांकि उसे लगता था कि विराट उस खंडित खड्ग जितना ताना मारने वाला नहीं होगा और सीधे तौर पर उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, फिर भी वह विराट के सामने अपनी कमियां उजागर नहीं करना चाहती थी। पिताजी, क्या आपने कभी नहीं देखा कि नीलिमा दीदी रूप बदलने के बाद कैसी दिखती हैं? वान्या ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, विराट ने सिर हिलाया। तुम्हारी नीलिमा दीदी ने कभी मेरे सामने अपना रूप नहीं बदला, तो मैं कैसे देख सकता हूं कि वह रूप बदलने के बाद कैसी दिखती है? नीलिमा दीदी रूप बदलने के बाद बहुत सुंदर लगती है। मुझे लगता है कि केवल मां और लीलावती मौसी ही नीलिमा दीदी की सुंदरता की बराबरी कर सकती हैं, वान्या ने कहा। सच में? यह सुनकर विराट के चेहरे पर थोड़ा शक नजर आया। यह बेवकूफ छोटी चिड़िया क्या सच में रूप बदलने के बाद इतनी सुंदर है? तुम्हें पता है, यामिनी और लीलावती की सुंदरता सबसे बेहतरीन है, यहां तक कि उसके घर की कई सुंदरियों में भी। उसके हरम की महिलाएं सभी बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन उनमें से यामिनी और लीलावती सबसे अलग थीं। तलवार संप्रदाय में यामिनी और लीलावती को लगभग हर कोई सबसे खूबसूरत महिलाएं मानता था। भले ही विराट ने अनगिनत सुंदरियां देखी थीं, लेकिन उसने शायद ही किसी को देखा हो जिसकी सुंदरता उनकी बराबरी कर सके। यहां तक कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर भी रहस्यमयी कन्या महल की युवा प्रमुख देवयानी, जो बहुत प्रसिद्ध थी, रूप रंग के मामले में यामिनी और लीलावती से थोड़ी कम ही थी। फिलहाल विराट ने जितनी भी महिलाएं देखी थीं, उनमें से केवल स्वरा ही सुंदरता में उनका मुकाबला कर सकती थी। लेकिन अब वान्या ने सच में कहा कि नीलिमा की सुंदरता यामिनी और लीलावती के बराबर है, जिससे विराट को थोड़ा शक हुआ। यह सच है, नीलिमा जी सच में रूप बदलने के बाद बहुत खूबसूरत लगती हैं। इस समय बगल में खड़ी आयु ने भी सिर हिलाया और तारीफ करते हुए कहा। आयु को भी ऐसा कहते सुनकर विराट को अब कोई शक नहीं रहा, क्योंकि आयु उससे कभी झूठ नहीं बोलेगी।
विराट ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने स्थिति का जायजा लिया और पूछा, क्या हुआ, तुम लोग लव से क्यों लड़ रहे थे? हालांकि विराट को भी थोड़ी उत्सुकता थी कि नीलिमा रूप बदलने के बाद कितनी सुंदर लगती है, लेकिन चूंकि वह बेवकूफ चिड़िया उसके सामने अपना रूप नहीं बदलना चाहती थी, इसलिए उसने भी परवाह नहीं की। उसे इस बात की ज्यादा फिक्र थी कि वे लव से क्यों टकराए। हम यह वही कुत्ता है जो मेरे नीलिमाया मंडप पर हमला करने आया था। नीलिमा ने यह सुनकर ठंडी सांस ली। फिर उसने विराट को पूरी कहानी बताई। महारक्तिम किले के उन कमीनों की मेरे नीलिमाया मंडप को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? वे मुसीबत मोल ले रहे हैं। नीलिमा एक बार फिर ठंडी सांस लिए बिना नहीं रह सकी। बेवकूफ छोटी चिड़िया, तुम अभी भी रुकना नहीं चाहती हो? महारक्तिम किले से लड़ाई जारी रखने का इरादा है? यह सुनकर विराट ने उसकी ओर देखा और पूछा। बिल्कुल, इस हिसाब को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। नीलिमा ने गुस्से से कहा। मेरे नीलिमाया मंडप को छूने की हिम्मत की, महारक्तिम किले को मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। बेवकूफ छोटी चिड़िया, कोई भी बेवकूफी मत करना। यह मत सोचना कि तुम्हारे पास थोड़ी ताकत आ गई है तो तुम पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में तबाही मचा सकती हो। विराट ने उसे चेतावनी दी। विराट, क्या तुम मुझे रोकने वाले हो? यह सुनकर नीलिमा ने विराट को घूरा और पूछा। बिल्कुल, विराट ने सिर हिलाया। विराट, तुम किसकी तरफ हो? नीलिमा ने गुस्से से जवाब दिया। महारक्तिम किले के लोगों ने हमारे नीलिमाया मंडप पर हमला किया और मेरी मदद करने के बजाय तुम महारक्तिम किले को बचाने जा रहे हो। मैं महारक्तिम किले को बचा रहा हूं? छोटी बेवकूफ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? विराट ने निशब्द होकर कहा। तुमने मुझे महारक्तिम किले पर हमला करने से रोका, क्या यह भी महारक्तिम किले को बचाना नहीं है? नीलिमा ने अपने पंखों को कमर पर रखते हुए गुस्से से पूछा। मैंने तुम्हें महारक्तिम किले पर हमला करने से इसलिए रोका क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम जाकर अपनी जान गंवा बैठो। महारक्तिम किले को बचाना? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग कहीं फंस गया है, विराट ने चिढ़कर कहा। मैं अपनी जान गंवाने जाऊंगी? विराट, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। नीलिमा ने अपने पंखों को पार करते हुए और निडरता से कहा। रंजीत की ताकत के साथ वह मेरी जान कैसे ले सकता है? बेवकूफ छोटी चिड़िया, तुम सच में रंजीत के बारे में कितना जानती हो? विराट ने उसकी ओर देखा और पूछा। क्या रंजीत सिर्फ महारक्तिम किले का मालिक नहीं है, एक मामूली नवम विपत्ति लोक का योद्धा? नीलिमा ने बेपरवाही से कहा। एक बार जब मैं षष्ठम विपत्ति लोक में पहुंच जाऊंगी तो मैं किसी भी समय उसकी जान ले सकती हूं। उसमें यह कहने की हिम्मत नहीं थी कि वह अभी रंजीत को संभाल सकती है। शायद अपनी मौजूदा ताकत के साथ रंजीत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन रंजीत के स्तर के किसी ताकतवर योद्धा को हराना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि एक बार जब वह षष्ठम विपत्ति लोक में पहुंच जाएगी तो रंजीत को मारना बच्चों का खेल हो जाएगा। उसने पहले ही पंचम विपत्ति लोक में काफी अनुभव इकट्ठा कर लिया था और नीलिमा को लग रहा था कि वह षष्ठम विपत्ति लोक में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। मैं किसी भी समय उसकी जान ले सकती हूं। बेवकूफ चिड़िया, तुम रंजीत को कम आंक रही हो। यह सुनकर विराट ने व्यंग्य किया। विराट, तुम्हारा क्या मतलब है? नीलिमा ने शक से पूछा। क्या तुम्हें पता है कि यह अर्ध अमर लोक का पुतला किस चीज से बना है? विराट ने वान्या के बगल में खड़े अर्ध अमर लोक के पुतले की ओर इशारा करते हुए नीलिमा से पूछा। क्या यह किसी मरे हुए अर्ध अमर लोक के योद्धा की लाश से नहीं बना है? नीलिमा ने उलझन में पूछा। बाहर से देखने पर तो यही लगता था कि यह अर्ध अमर लोक का पुतला किसी मारे गए अर्ध अमर लोक के योद्धा की लाश से बना है। विराट इतना आसान सा सवाल क्यों पूछ रहा है? क्या वह सच में उसे बेवकूफ समझता है? तो क्या तुम्हें पता है कि यह यहां कैसे आया? विराट ने उसकी ओर देखते हुए आगे पूछा। विराट की बात सुनकर नीलिमा अचानक घबरा गई। विराट, क्या तुम यह कह रहे हो कि यह अर्ध अमर लोक का विशेषज्ञ रंजीत से जुड़ा हुआ है? नीलिमा ने हैरानी से विराट से पूछा। बिल्कुल सही, विराट ने सिर हिलाया और कहा। उस समय रंजीत ने श्रवण वर्षा विद्यापीठ में मेरे निर्मल अवतार पर हमला करने के लिए लौ हस्त लुटेरा गिरोह के लुटेरों के एक समूह से संपर्क किया था। उन्होंने मेरे निर्मल अवतार द्वारा सप्त खड्ग अमर भवन से हासिल किए गए खजानों को छीनने की कोशिश की थी। उस लुटेरों की टीम में अकेले 5 अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ थे और 40 या 50 नवम विपत्ति लोक और अष्टम विपत्ति लोक के योद्धा थे। क्या अकेले 5 अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ? यह सुनकर नीलिमा एकदम चौंक गई। 40 या 50 अष्टम विपत्ति लोक और नवम विपत्ति लोक के योद्धा और 5 अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ, ये एक बहुत ही भयानक ताकत थी। हालांकि उनका नीलिमाया मंडप पहले से ही काफी ताकतवर था, लेकिन अगर वे इतनी बड़ी ताकत का सामना करते तो निश्चित रूप से उनकी मौत पक्की थी। इसके अलावा इस लुटेरों के दल के नेता काल केतु के पास एक निम्न श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र भी है, विराट ने आगे कहा। यह सुनकर नीलिमा चुप हो गई। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह मुश्किल से ही किसी अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ से लड़ सकती थी। अगर सामने वाले के पास निम्न श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र भी हो तो शायद उसे भागने का मौका भी न मिले। वह शायद एक ही वार में मारी जाए, और ये तो रंजीत के बस कुछ ही तरीके हैं। उसका असली हुक्म का इक्का नहीं। विराट ने चुप बैठी नीलिमा की ओर देखते हुए आगे कहा। तो उसका असली हुक्म का इक्का क्या है? नीलिमा खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। मुझे नहीं पता कि उसका असली हुक्म का इक्का क्या है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि उसके पीछे एक सच्चा अमर लोक का विशेषज्ञ खड़ा है, विराट ने कहा। हालांकि उसे नहीं पता था कि रंजीत के पीछे कौन है, लेकिन वह जानता था कि रंजीत के पीछे जो रहस्य छिपे हैं वे बिल्कुल भी साधारण नहीं है। जो कोई भी अमर खड्ग स्वरा पर घात लगाकर हमला करने में शामिल हो सकता है, वह कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। उसके पीछे जो ताकतें और रहस्य हैं वे कल्पना से भी परे भयानक हैं। क्या एक सच्चा अमर लोक का विशेष है? विराट की बात सुनकर नीलिमा एक बार फिर चौंक गई। अपनी मौजूदा ताकत से वह किसी अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ को भी नहीं हरा सकती थी। किसी सच्चे अमर लोक के विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़िए। बेवकूफ चिड़िया, पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर कई चीजें बाहर से जैसी दिखती हैं, उससे कहीं ज्यादा पेचीदा हैं। मैं खुद अभी रंजीत पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता, तुम्हारी तो बात ही छोड़ दो, विराट ने हैरान खड़ी नीलिमा की ओर देखते हुए कहा। एक बार अगर हमने उसके पीछे की ताकत को चौकन्ना कर दिया तो स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे रंजीत की अपनी ताकत से डर नहीं था। हालांकि रंजीत के पीछे जो ताकतें और रहस्य थे उनसे विराट को बहुत डर लगता था। कम से कम अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह ऐसी किसी ताकत से पंगा लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसलिए हालांकि वह कालकेतु की यादों से जानता था कि लौह हस्त लुटेरा गिरोह के हमले के पीछे रंजीत का ही हाथ था, विराट ने फिर भी खुद को रोके रखा और तुरंत रंजीत पर हमला नहीं किया। उसके लिए अभी सबसे जरूरी बात यह थी कि वह जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाए। केवल पर्याप्त ताकत के साथ ही वह बाहरी खतरों से निडर रह सकता था। अन्यथा अगर उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया और रंजीत को मार दिया तो उसके बाद जो मुसीबत आएगी वह कभी खत्म नहीं होगी। विराट, मैं समझ गई, मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाऊंगी। काफी देर चुप रहने के बाद नीलिमा ने कहा। अच्छा है कि तुम समझ गई। विराट ने संतुष्टि से सिर हिलाया। हालांकि यह बेवकूफ छोटी चिड़िया बाहर से थोड़ी ना समझ लगती थी, लेकिन असल में यह काफी चतुर थी। जब तक उसे खतरों के बारे में समझाया जाता वह कोई भी बेवकूफी भरा काम नहीं करती।
छोटी वान्या, मुझे अपना निम्न श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र वाली लंबी तलवार दिखाओ। नीलिमा को महारक्तिम किले के पीछे के खतरों के बारे में समझाने के बाद विराट वान्या की ओर मुड़ा और बोला, ओह ठीक है। वान्या ने वह निम्न श्रेणी की अमर दिव्य अस्त्र वाली लंबी तलवार विराट को दे दी। विराट, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यह देखकर नीलिमा तुरंत चिल्लाई, यह हमारी युद्ध की लूट है, तुम इसे ले नहीं जा सकते। बेवकूफ छोटी चिड़िया, इतनी जल्दबाजी क्या है? मैं बस इसे देख रहा हूं, मुझे यह चाहिए नहीं। विराट ने उसे घूरते हुए और चिढ़कर कहा। निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद विराट ने वह लंबी तलवार वान्या को लौटा दी। खजाने ललचाते हैं। अमर दिव्य अस्त्र पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में बहुत ही दुर्लभ खजाने हैं। तुम्हें इन्हें यूं ही किसी को नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा होगा कि इन्हें छिपाकर रखा जाए ताकि किसी की लालची नजर इन पर न पड़े। विराट ने उन्हें चेतावनी दी। हाँ हाँ, हम समझ गए पिताजी। विराट की बात सुनकर वान्या ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। सच तो यह है कि वह अमर दिव्य अस्त्र विराट को देना चाहती थी। ऐसा खजाना जाहिर है कि उनके हाथों से ज्यादा विराट के हाथों में काम आएगा। हालांकि नीलिमा के बर्ताव को देखकर लग रहा था कि वह यह अमर दिव्य अस्त्र विराट को देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसलिए वान्या ने अपने मन से कुछ करने की हिम्मत नहीं की। और हाँ, तुमने आज लव को मार दिया है। यह खबर मिलने के बाद महारक्तिम किला चुप नहीं बैठेगा। महारक्तिम किले से सीधे टकराव से बचने के लिए मेरा सुझाव है कि तुम कुछ समय के लिए महारक्तिम महाद्वीप के पास से अपना व्यापार हटा लो। विराट ने उनसे कहा। समझ गए, हम इस मामले को संभाल लेंगे। नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। उन्हें याद दिलाने के बाद विराट वहां और नहीं रुका। फिर वह अपने एकांत साधना को जारी रखने के लिए स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के जरिए वापस शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट गया। आयु का संदेश मिलने के बाद वह इसलिए भाग कर आया था क्योंकि उसे डर था कि नीलिमा और माया कहीं भावनाओं में बहकर इस घटना के बाद महारक्तिम किले पर हमला करने के लिए अपनी सेना न भेज दें। जहां तक इस बात का सवाल था कि क्या वे लव को हरा सकते हैं, विराट को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। नीलिमा और माया की मौजूदा ताकत पहले से ही लव से ज्यादा थी और उनके जादुई खजाने भी उच्च कोटि के थे। इसके अलावा उसने पहले वान्या को कई पुतले दिए थे। उनकी मिलीजुली ताकत से एक मामूली लव से निपटना बहुत आसान था। पहुंचने पर उसने सच में नीलिमा को महारक्तिम किले पर हमले की योजना बनाते हुए पाया। उन्हें याद दिलाने के बाद विराट ने इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाया। विराट के जाने के बाद नीलिमा, माया, आयु और वान्या ने युद्ध के मैदान को साफ किया और फिर महारक्तिम किले के आसपास, जिसमें महालौह महाद्वीप और सूर्य प्रकाश महाद्वीप भी शामिल थे, नीलिमाया मंडप की सेनाओं को वहां से हटने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। इस घटना के बाद नीलिमा ने भी अपने कामों पर गहराई से विचार किया। आखिरकार इस दुर्घटना का कारण यह था कि वह बहुत ज्यादा उतावली हो गई थी और उसने नीलिमाया मंडप को बहुत तेजी से फैलने दिया था। नीलिमाया मंडप के इतनी तेजी से फैलने के कारण वह इतने सारे इलाकों को ठीक से संभाल नहीं पा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कामकाज के कई पहलुओं में कमियां आ गई थीं। हाल ही में उसने अपना सारा ध्यान रहस्यमयी कन्या महाद्वीप के विकास पर केंद्रित किया था। वहां और आसपास के कई महाद्वीपों में काफी संसाधन लगाए थे। इससे महालौह महाद्वीप और सूर्य प्रकाश महाद्वीप में उनकी मौजूदगी तेजी से कम हो गई। संसाधनों में इस कमी ने इन क्षेत्रों पर नीलिमाया मंडप की पकड़ को काफी कमजोर कर दिया था। यही कारण है कि इस बार नीलिमाया मंडप के खुफिया तंत्र को गड़बड़ी का पता तभी चला जब लव और फणींद्र महालौह नगर में घुस चुके थे। पहले महालौह महाद्वीप में अच्छी खासी मौजूदगी होने पर ऐसी स्थिति कभी नहीं आती। बहुत मुमकिन है कि नीलिमाया मंडप का खुफिया तंत्र लव और फणींद्र के महालौह महाद्वीप की सीमा में घुसते ही उनकी मौजूदगी का पता लगा लेता और समय रहते चेतावनी दे देता, जिससे उन्हें हमला करने का मौका ही न मिलता। सबक सीखने के बाद नीलिमा ने नीलिमाया मंडप की विकास रणनीति बदल दी। अब वह लगातार फैलने के बजाय सुरक्षित और स्थिर विकास पर ज्यादा ध्यान देने लगी। इस बदलाव के साथ नीलिमाया मंडप अधिक स्थिरता और मजबूती के साथ आगे बढ़ा। एक जगह पूरी तरह से जमने के बाद ही नीलिमा दूसरी जगह पर नजर डालती, बजाय इसके कि अपने संसाधनों को कम करके एक साथ कई जगहों पर फैले। इस घटना के बाद नीलिमा ने अपने खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने पर भी ज्यादा जोर दिया। इसके अलावा इस घटना ने नीलिमा को अपनी कमियों का भी एहसास कराया। अगर वान्या उनके साथ न होती और तुरंत उस अर्ध अमर लोक के पुतले को कंट्रोल करके लव को न मारती, तो अगर लव ने उन पर हमला करने के लिए उस निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल किया होता, तो वे बहुत बड़े खतरे में पड़ जाती। भले ही वे अपनी जान बचाकर भागने में सफल हो जाती, फिर भी उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। इसलिए नीलिमा ने भविष्य में साधना करने में ज्यादा समय बिताने की योजना बनाई। अन्यथा भले ही नीलिमाया मंडप का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाए, उसके पास जीते हुए इलाकों को अपने कब्जे में रखने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं होगी। नीलिमा दीदी, यह अमर दिव्य अस्त्र आपके लिए है। वान्या ने निम्न श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र, जो कि एक लंबी तलवार वाला जादुई खजाना था, नीलिमा को दे दिया। छोटी वान्या, यह निम्न श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र तुम्हारी युद्ध की लूट है, तुम इसे अपने पास ही रखो। नीलिमा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। लव को वान्या ने मारा था, इसलिए यह निम्न श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र जाहिर तौर पर वान्या का ही था। नीलिमा इसलिए नहीं चाहती थी कि वान्या इसे ले ले, क्योंकि वह इसे अपने लिए रखना चाहती थी। नीलिमा दीदी, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे खजाने हैं, मुझे अभी इस निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र की जरूरत नहीं है। और फिर मेरी साधना का स्तर अभी कम है और मैं इस निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वान्या ने कहा। लेकिन आखिरकार यह तुम्हारी युद्ध की लूट है। यह सुनकर नीलिमा हिचकिचाई। अगर नीलिमा दीदी को बुरा लग रहा है तो आप मुझे प्रलय नक्षत्र मणि क्यों नहीं दे देती? मैं इस निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के बदले उसे ले लूंगी, वान्या ने कहा। प्रलय नक्षत्र मणि की कीमत इस निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के आसपास भी नहीं है, नीलिमा ने सिर हिलाया। प्रलय नक्षत्र मणि की ताकत सच में बहुत ज्यादा थी, लेकिन चाहे जो भी हो, वह केवल एक अर्ध अमर दिव्य अस्त्र था और इसकी कीमत निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के सामने कुछ भी नहीं थी। अगर नीलिमा दीदी को यह नहीं चाहिए तो मैं कभी समय निकालकर इसे उस बड़े सफेद बिल्ले को दे दूंगी। जब वान्या ने देखा कि नीलिमा अभी भी मना कर रही है, तो उसने मुंह फुलाकर कहा, मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मुझे क्यों नहीं चाहिए होगा। वान्या की बात सुनकर नीलिमा ने जल्दी से कहा, जब तुम इतने प्यार से दे रही हो छोटी वान्या, तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। उसने पहले विराट को वह निम्न श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र इसलिए नहीं लेने दिया था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह उस बेवकूफ शार्दूल के हाथ लग जाए। अब जब वान्या ने सच में कहा कि वह यह निम्न श्रेणी का अमर अस्त्र शार्दूल को दे देगी, तो वह शांत कैसे रह सकती थी। अंत में नीलिमा ने वान्या की पेशकश स्वीकार कर ली और वह निम्न श्रेणी का अमर अस्त्र ले लिया। बदले में वान्या ने नीलिमा से प्रलय नक्षत्र मणि ले ली। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए।
जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, महारक्तिम किला। क्या तुम्हें पता चला कि लव को किसने मारा? रंजीत ने नीचे खड़े महारक्तिम किले के एल्डर्स के समूह की ओर देखा और बेहद उदास चेहरे के साथ पूछा। जब उसे पता चला कि लव की जीवन पट्टिका टूट गई है तो वह पूरी तरह से चौंक गया था। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में किसी ने उसके शिष्य लव को छूने की हिम्मत कैसे की? यह तो हद हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि लव के मरने के साथ क्या सप्तखड्ग अमर भवन में उसे मिले सारे खजाने भी दुश्मन द्वारा नहीं ले लिए जाएंगे? वह लंबे समय से लव को सप्तखड्ग अमर भवन में मिली चीजों पर नजर गड़ाए हुए था और उस पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा था। नतीजतन इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, किसी और ने पहले ही इनाम झपट लिया था। रंजीत को गुस्सा कैसे नहीं आता? हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह काम नीलिमाया मंडप ने किया है। महारक्तिम किले के एक एल्डर ने रंजीत के सामने आदरपूर्वक झुकते हुए और सम्मान भरी आवाज में कहा। नीलिमाया मंडप? यह सुनकर रंजीत हैरान रह गया और उलझन में पूछा, इस नीलिमाया मंडप के पीछे किसका हाथ है? मैंने पहले पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में ऐसी किसी ताकत के बारे में क्यों नहीं सुना? नीलिमाया मंडप का व्यापार मुख्य रूप से दिव्य विकास लोक के योद्धाओं के लिए होता है। रंजीत की हैसियत को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से इस स्तर की किसी ताकत पर ध्यान नहीं देता। नीलिमाया मंडप पिछले 10 सालों में पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में उभरी एक नई ताकत है। उनका व्यापार मुख्य रूप से दिव्य विकास लोक के स्तर के योद्धाओं के लिए होता है। मैंने सुना है कि नीलिमाया मंडप के पीछे जो मालिक हैं वे 2 बहुत ही युवा महिलाएं हैं, एल्डर ने कहा। और इन्हीं 2 महिलाओं ने युवा मालिक लव को मारा है। इन दोनों महिलाओं के पास कैसी ताकत है जो वे लव को मार पाई? रंजीत ने पूछा। कहा जाता है कि ये दोनों महिलाएं केवल पंचम विपत्ति लोक के स्तर की हैं, एल्डर ने बताया। पंचम विपत्ति लोक की योद्धा? यह सुनकर रंजीत के चेहरे पर अविश्वास था। उसने दृढ़ता से कहा, असंभव, बिल्कुल असंभव। पंचम विपत्ति लोक की 2 मामूली चींटियों के पास लव को मारने की ताकत कैसे हो सकती है? लव की ताकत के साथ एक नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसमें सप्तखड्ग अमर भवन में मिले खजानों को जोड़ दें तो शायद पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में कोई भी उसे नहीं मार सकता था। लेकिन अब यह बूढ़ा कह रहा है कि लव को मारने वाली पंचम विपत्ति लोक की 2 महिलाएं थीं। यह बिल्कुल बेतुकी बात थी। कहा जाता है कि इन दोनों महिलाओं के अलावा उस दिन 2 और महिलाएं भी मौजूद थीं। इस समय एक और एल्डर ने बोलने से पहले हिचकिचाते हुए कहा, उन दोनों महिलाओं की ताकत क्या थी? रंजीत ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। उनमें से एक वह भी पंचम विपत्ति लोक की थी और दूसरी छोटी बच्ची चतुर्थ विपत्ति लोक की योद्धा थी, एल्डर ने कहा। यह सुनकर रंजीत के चेहरे पर एक काला साया छा गया। लानत है, ये बूढ़े खूसट क्या ये सब उसे बेवकूफ समझ रहे हैं? रंजीत के चेहरे पर गुस्सा देखकर एल्डर ने जल्दी से आगे कहा। कहा जाता है कि चतुर्थ विपत्ति लोक वाली छोटी बच्ची के पास अर्ध अमर लोक का एक ताकतवर पुतला था और जिसने असल में युवा मालिक लव को मारा वह उस छोटी बच्ची के हाथ में मौजूद वही ताकतवर पुतला था। क्या कहा तुमने? अर्ध अमर लोक का एक ताकतवर पुतला? यह सुनकर रंजीत हक्का बक्का रह गया। पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ न के बराबर थे, उस स्तर के पुतले की तो बात ही छोड़िए। आखिर इस नीलिमाया मंडप के पीछे किसका हाथ है? रंजीत ने एक पल के लिए सोचा, फिर एल्डर की ओर देखा और पूछा। अर्ध अमर लोक का पुतला होना निश्चित रूप से किसी साधारण ताकत के बस की बात नहीं थी। यहां तक कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के 5 प्रमुख संप्रदायों के पास भी इस स्तर के खजाने शायद ही होते हैं। और अब इतना ताकतवर पुतला एक मामूली चतुर्थ विपत्ति लोक की लड़की के हाथों में है। ऐसा घमंड केवल सच में बहुत विशाल ताकतों के पास ही देखने को मिलता है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़की दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप से हो? मुझे नहीं पता, एल्डर ने सिर हिलाया और कहा। नीलिमाया मंडप की उत्पत्ति बेहद रहस्यमयी है, मानो वे अचानक से कहीं से प्रकट हो गए हों। किसी को नहीं पता कि वे कहां से आए हैं। जांच जारी रखो, पता लगाओ कि नीलिमाया मंडप कहां से आया है। रंजीत ने नीचे खड़े महारक्तिम किले के एल्डर्स के समूह की ओर देखते हुए भारी आवाज में चिल्लाकर कहा। उनके महारक्तिम किले को इस बार बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था और वे इसे बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। हालांकि सामने वाले की सच्चाई जाने बिना रंजीत जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर सामने वाले के पीछे कोई बड़ी ताकत हुई और उन्होंने किसी भयानक दुश्मन से पंगा ले लिया तो यह उनके लिए तबाही ला सकता है। इसके अलावा अगर वे नीलिमाया मंडप के खिलाफ कोई कदम उठाना भी चाहते हैं तो अपनी रणनीति बनाने से पहले उन्हें इसकी पूरी सच्चाई का पता लगाना होगा। अन्यथा जल्दबाजी में काम करने का मतलब केवल अपने ही लोगों को मौत के मुंह में भेजना होगा। एक मामूली चतुर्थ विपत्ति लोक की लड़की के पास अर्ध अमर लोक का एक ताकतवर पुतला था। कौन जानता था कि उनके पास और कितने ताकतवर हुक्म के इक्के हैं? इन बातों का पता लगाए बिना वे बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर सकते थे। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़े। जी किलेदार, यह सुनकर महारक्तिम किले के एल्डर्स ने एक एक करके जवाब दिया। शून्य समाधि महाद्वीप, सुवर्ण भूमि संप्रदाय, अनंत परम मीनार का दूसरा तल। शार्दुल, जो तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर साधना कर रहा था, अचानक उछल पड़ा और जल्दी से अनंत परम मीनार के दूसरे तल से बाहर भाग गया। इस हरकत से विराट भी चौंक गया, जो कि साधना कर रहा था। विराट भी तुरंत उसके पीछे गया। जैसे ही वह बाहर पहुंचा उसने सुवर्ण भूमि संप्रदाय के ऊपर आसमान में एक बहरा कर देने वाली दहाड़ सुनी जो एक बेहद ताकतवर ऊर्जा छोड़ रही थी। उस समय शार्दुल ने सप्तम विपत्ति लोक में प्रवेश किया था। जैसे ही शार्दुल ने प्रवेश किया आकाश और पृथ्वी को तुरंत इसका एहसास हो गया और घने विपत्ति के बादल तेजी से इकट्ठा होने लगे। यह प्रवेश पहले वालों से बहुत अलग था। घने विपत्ति के बादलों से एक राजसी स्वर्गीय शक्ति निकल रही थी जो कुछ हद तक उस स्वर्गीय विपत्ति की याद दिला रही थी जो विराट के स्वर्ण नाग अवतार के पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करने पर आई थी। अरे ये बेवकूफ शार्दुल, इसका यह प्रवेश तो काफी असाधारण है। आसमान में हो रहे इस अद्भुत नजारे को देखकर हरित हैरानी दिखाए बिना नहीं रह सका। शार्दुल का यह प्रवेश शायद उसके लोक की सीमा को तोड़ने के स्तर तक पहुंच गया है, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके स्वर्ण नाग अवतार ने अपने लोक की सीमा को तब तोड़ा था जब उसने चौथी और पांचवीं विपत्ति को पार किया था, इसलिए वह इस स्थिति से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। जैसे ही उसने देखा कि शार्दुल अपने प्रवेश के दौरान किस विपत्ति का सामना कर रहा है, विराट को समझ आ गया कि शार्दुल का यह प्रवेश बहुत मुमकिन है कि उसके लोक की सीमा को तोड़ने के स्तर तक पहुंच गया है। जैसे ही विपत्ति के बादल घने हुए, जल्द ही एक के बाद एक स्वर्गीय बिजली आसमान से गिरने लगी। इन स्वर्गीय बिजलियों का सामना करते हुए शार्दुल ने बहुत आसानी से इनसे निपटा। उसने अपना खून से सना जबड़ा खोला और सभी स्वर्गीय बिजलियों को निगल गया। हम 63 स्वर्गीय बिजलियां गिर चुकी हैं और ये विपत्ति के बादल अभी भी नहीं छौटे हैं। हरित शार्दुल की विपत्ति का नजारा देख रहा था और एक के बाद एक गिरने वाली स्वर्गीय बिजलियों को गिन रहा था। जब उसने 63वीं स्वर्गीय बिजली गिनी तो आसमान में छाए विपत्ति के बादल अभी भी नहीं छौटे थे।
सामान्य परिस्थितियों में एक योद्धा सप्तम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय ज्यादा से ज्यादा 63 स्वर्गीय बिजलियों का ही सामना करता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि शार्दूल के सप्तम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय जो स्वर्गीय बिजली आई थी वह साफ तौर पर इस सीमा को पार कर चुकी थी। विराट, लगता है तुम सही थे। इस बेवकूफ शार्दूल के प्रवेश ने सच में सप्तम विपत्ति लोक की सीमा को तोड़ दिया है, हरित ने कहा। उसका चेहरा हैरानी से भरा था। किसी लोक की सीमा को तोड़ना एक बहुत ही महान काम है। हालांकि विराट ने उसे पहले बताया था कि उसके स्वर्ण नाग अवतार ने भी पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय एक लोक की सीमा को तोड़ा था। विराट बहुत ही अजीब था और उसे आम समझ से समझना बहुत मुश्किल था, इसलिए यह मानना आसान था कि उसने एक लोक की सीमा को तोड़ा है। लेकिन अब यहां तक कि यह बेवकूफ शार्दूल भी वास्तव में इस महान लोक तक पहुंच गया है, जिससे हरित को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। बूम! लंबे समय तक पनपने के बाद आसमान में छाए विपत्ति के बादलों ने एक बहुत ही भयानक स्वर्गीय बिजली छोड़ी, जो बहुत ही भयंकर ताकत के साथ शार्दूल की ओर गिरी। इस स्वर्गीय बिजली की ताकत पिछली 63 स्वर्गीय बिजलियों की कुल ताकत से दोगुनी थी। इतनी भयानक स्वर्गीय बिजली का सामना करते हुए शार्दूल ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने एक बड़ा हथौड़ा निकाला, जो कि एक निम्न श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र था, और उसे स्वर्गीय बिजली की ओर दे मारा। एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। दोनों बेहद ताकतवर ताकतें आपस में टकराईं, जिससे एक बहुत बड़ी बची हुई ऊर्जा निकली। शार्दूल इस भयानक स्वर्गीय बिजली की चपेट में आ गया और सीधे जमीन पर जा गिरा। उसका शरीर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिरा, जिससे एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। अपनी मोटी चमड़ी और मजबूत शरीर के बावजूद इस स्वर्गीय बिजली की चपेट में आने के बाद शार्दूल बुरी तरह घायल हो गया। गनीमत यह रही कि बिजली गिरने के बाद आसमान में छाए विपत्ति के बादल आखिरकार धीरे धीरे छूटने लगे। इस समय शार्दूल सफलतापूर्वक एक सप्तम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ बन गया था। इसके अलावा यह सप्तम विपत्ति लोक कोई साधारण लोक नहीं था। यह एक ऐसा सप्तम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था जिसने लोक की सीमाओं को तोड़ दिया था और 64 स्वर्गीय बिजलियों के वार सहकर जिंदा बच गया था। शार्दूल, तुम ठीक तो हो? विराट तेजी से शार्दूल के पास गया और उसकी ओर देखते हुए पूछा। शार्दूल ने अपना सिर हिलाया और होश में आया। उस भयानक स्वर्गीय बिजली की मार से वह थोड़ा सुन्न हो गया था। मालिक, मैं ठीक हूं। होश में आने के बाद शार्दूल ने उत्साह से कहा। मालिक, मैंने भी अपने लोक की सीमा तोड़ दी है। शार्दूल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हारी काबिलियत के साथ अगर तुम थोड़ी और मेहनत करोगे तो इसे हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। विराट ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके प्यारे से सिर को सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा। विराट की बातें सुनकर हरित निशब्द रह गया। थोड़ी और मेहनत, इसे हासिल करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यह सच में एक बहुत बड़ा घमंड था। अगर कोई और उसके सामने ऐसा घमंड दिखाने की हिम्मत करता तो वह निश्चित रूप से उन्हें उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता। हालांकि ये शब्द विराट के मुंह से इतनी स्वाभाविकता से निकले थे कि वह उनकी आलोचना नहीं कर सकता था। इसके अलावा यह केवल उसका एक अवतार था, और यह तो उसका सबसे ताकतवर असली रूप भी नहीं था जिसने यह महान काम किया था। जब इस लड़के का मुख्य शरीर भी रूपांतरण लोक में प्रवेश करेगा तो वह सोच भी नहीं सकता कि यह लड़का किस तरह के अद्भुत नजारे दिखाएगा। लेकिन मालिक, मैं अभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता, शार्दूल ने कहा। जब मैंने सप्तम विपत्ति लोक में प्रवेश किया तो मैंने सप्तम विपत्ति लोक की सीमा से केवल एक ज्यादा स्वर्गीय बिजली पार की। लेकिन जब आपके स्वर्ण नाग अवतार ने पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश किया तो उसने पंचम विपत्ति लोक की सीमा से 3 ज्यादा स्वर्गीय बिजलियां पार की। जब वह भी लोक की सीमा को तोड़ने के बिंदु पर पहुंचा तब उसे एहसास हुआ कि उस बिंदु तक पहुंचना कितना मुश्किल था। लेकिन उसके मालिक ने न केवल ऐसा किया, बल्कि उसने लोक की सीमा से 3 ज्यादा स्वर्गीय बिजलियां भी पार की। अपने मालिक की तुलना में वह अभी भी बहुत पीछे था। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद शार्दूल विराट की और भी ज्यादा तारीफ करने लगा। उन दोनों को एक दूसरे की तारीफ करते सुन हरित अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह उन्हें नीचा दिखाने के लिए कोई ताना मारना चाहता था, लेकिन अपना मुंह हिलाने के बाद उसे समझ ही नहीं आया कि उनका मजाक उड़ाने के लिए क्या कहे। किसी लोक की सीमाओं को तोड़ना सच में स्वर्ग को चुनौती देने जैसा था। भले ही वह बकवास करे, फिर भी वह ऐसा झूठ नहीं बोल सकता था कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। खंडित खड्ग, क्या हम फिर से लड़ें? इस समय शार्दूल अचानक हरित की ओर मुड़ा और एक भारी आवाज में बोला। सप्तम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद उसकी ताकत और आत्मविश्वास बहुत बरक गया था। कुछ समय पहले खंडित खड्ग द्वारा सताए जाने की घटना को याद करके वह थोड़ा गुस्सा महसूस किए बिना नहीं रह सका। बेवकूफ शार्दूल, तू कमजोर है और तुझे मार खाने की आदत हो गई है। मेरे पास तेरे साथ खेलने का समय नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तू मार खाने के बाद विराट के पास रोता हुआ जाए। हरित ने उसकी ओर देखा और कहा। यह कहने के बाद वह वहां से गायब हो गया। वह बहुत अच्छे से बोल रहा था, लेकिन असल में वह बहुत ही असुरक्षित था। शार्दूल षष्ठम विपत्ति लोक में ही बहुत ताकतवर था। अब यह बेवकूफ शार्दूल सप्तम विपत्ति लोक में प्रवेश कर चुका था, और इसके अलावा इसने उस लोक की सीमाओं को भी पार कर लिया था। इसकी ताकत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसे शार्दूल को हराने का कोई भरोसा नहीं था। क्या होगा अगर यह बेवकूफ शार्दूल उसे पीट दे? नाग पाताल के मालिक के रूप में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लगता है अब वह और आराम नहीं कर सकता। उसे जल्दी से विराट द्वारा दिए गए अमर दिव्य स्फटिकों को अपनी ताकत में बदलना होगा और एक ऊंचे स्तर पर वापस आना होगा, अन्यथा विराट के साथ उसकी जगह खतरे में पड़ जाएगी। अब वह उस छोटी बच्ची आभा को भी नहीं हरा सकता था। अगर वह उस बेवकूफ शार्दूल को भी नहीं हरा सका तो वह अपनी इज्जत कैसे बचाएगा? हरित को भागते हुए देखकर शार्दूल ने उस पर और ध्यान नहीं दिया। मालिक, अब मैं चलता हूं। मैंने सप्तम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। अब श्रवण वर्षा विद्यापीठ जाने का समय आ गया है, शार्दूल ने विराट से कहा। ठीक है, बहुत अच्छा, विराट ने उसके बड़े से सिर को थपथपाते हुए कहा। काल केतु के लुटेरों के दल के साथ हुई लड़ाई को काफी समय बीत चुका था और शार्दूल के लिए अपने निर्मल अवतार के पास लौटना सच में बहुत जरूरी था, ताकि रंजीत को उसके खिलाफ कोई और कदम उठाने से रोका जा सके। अगर रंजीत ने उसके निर्मल अवतार के खिलाफ कोई और कदम उठाया तो तरीके यकीनन बहुत ज्यादा क्रूर होंगे, जो केवल काल केतु जैसे अर्ध अमर लोक के योद्धा को लालच देने से कहीं बढ़कर होंगे। विराट को यहां तक कि शक था कि उसके निर्मल अवतार पर अगला हमला करने वाला कोई सच्चा अमर लोक का विशेषज्ञ भी हो सकता है, इसलिए विराट को सावधान रहना था। अब जब शार्दूल सप्तम विपत्ति लोक में प्रवेश कर चुका था तो उसे भविष्य के खतरों से निपटने का बेहतर अंदाजा था। विराट को विदा करने के बाद शार्दूल पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर श्रवण वर्षा विद्यापीठ की ओर चल पड़ा। शो
शून्य समाधि महाद्वीप, स्वर्गीय मुहर के पास। एल्डर पवन, एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण, एल्डर सावित्री, गिरीश, गंगा, सुधा, शिव और शून्य समाधि महाद्वीप की अन्य ताकतवर हस्तियां यहां इकट्ठा हुई थीं। उन्होंने आज शून्य समाधि महाद्वीप पर हड्डी दानव वंश के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया था। एक बार जब हड्डी दानव वंश की यह आखिरी देवस्तरीय मुहर हटा दी जाएगी तो शून्य समाधि महाद्वीप पर हड्डी दानव वंश का नामो निशान मिट जाएगा। षष्ठम विपत्ति गोली खाने और सप्तम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद एल्डर पवन ने इस मामले को सुलझाने का फैसला करने से पहले अपनी साधना को स्थिर किया। उसकी मौजूदा ताकत शून्य समाधि महाद्वीप के इतिहास की किसी भी ताकतवर हस्ती से कहीं ज्यादा थी। उसकी ओर शून्य समाधि महाद्वीप की मौजूदा ताकत के साथ हड्डी दानव वंश की इस देवस्तरीय मुहर को मिटाना बहुत आसान काम था। एल्डर पवन ने अपना हाथ खोला और एक नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र वाली लंबी तलवार उसके हाथ में आ गई। उसने एक ही वार से मुहर पर प्रहार किया। बहुत ही तेज तलवार की रोशनी देवस्तरीय मुहर से टकराई, जिससे तुरंत उसमें एक बड़ा छेद हो गया। एल्डर पवन आगे बढ़ा और उस बड़े छेद में घुस गया। रॉर रॉर रॉर। जल्द ही देवस्तरीय मुहर के नीचे से हड्डी दानवों की दहाड़ें गूंजने लगीं। भीतर से बहुत ही भयानक युद्ध की लहरें निकल रही थीं। यह देखकर एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण, एल्डर सावित्री और अन्य लोगों ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और वे भी टूटी हुई मुहर के छेद में घुस गए। 1 घंटे बाद देवस्तरीय मुहर के नीचे युद्ध की लहरें शांत हो गईं। एल्डर पवन, एल्डर शेखर, एल्डर लक्ष्मण, एल्डर सावित्री, गिरीश, गंगा और अन्य लोग देवस्तरीय मुहर से बाहर निकले। आज हमने आखिरकार इन कीड़ों को खत्म कर ही दिया। हमने अपने पूर्वजों को निराश नहीं किया। एल्डर लक्ष्मण बहुत ही उत्साहित थे। उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उन्होंने इस पल का बहुत लंबा इंतजार किया था। हाँ, आखिरकार यह खत्म हो गया। एल्डर पवन ने भी गहरी सांस ली। उनके चेहरे के भाव बहुत ही पेचीदा थे। खुशी, उत्साह और असीम कृतज्ञता का मिलाजुला रूप। हड्डी दानव वंश के हमले ने शून्य समाधि महाद्वीप पर अनगिनत विपत्तियां लादी थीं। इस विदेशी हमले को रोकने के लिए शून्य समाधि महाद्वीप के अनगिनत पूर्वजों ने एक के बाद एक अपनी जान कुर्बान की थी। आखिरकार जब वे इस हमले का सामना नहीं कर पाए तो अनगिनत पूर्वजों ने सीधे अपनी जान कुर्बान कर दी और हड्डी दानव वंश को कैद करने के लिए खुद को मोहरों में बदल लिया, जिससे शून्य समाधि महाद्वीप को आखिरी उम्मीद की किरण मिली। उस समय का वह बहुत ही दर्दनाक नजारा ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, और आज उन्होंने आखिरकार शून्य समाधि महाद्वीप को तबाह करने वाले हड्डी दानव वंश को मिटा दिया है, जो उनके पूर्वजों की आत्माओं को शांति देने के लिए काफी है। इस काम के लिए उनकी पूरी तैयारी के कारण उन्हें हड्डी दानव वंश को मिटाने की प्रक्रिया में कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा। ये जीव जिन्हें वे कभी अजेय मानते थे, अब उनकी नजरों में कुछ भी नहीं है। भूखों मरने वाले उन दिनों को याद करना और उनकी आज की स्थिति की तुलना करना एक जन्म बीत जाने जैसा लगता है। और जिस इंसान ने यह इतना बड़ा बदलाव लाया था वह विराट था। अगर विराट ना होता तो आज का शून्य समाधि महाद्वीप भी ना होता। सावित्री दीदी ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उस दिन उनका ऐसे ही किसी को पकड़ लेना असल में शून्य समाधि महाद्वीप के भविष्य को पकड़ लेगा। सुधा ने हंसते हुए कहा। उस समय शून्य समाधि महाद्वीप पर शेखर विराट का पीछा कर रहा था। जैसे ही वह 7वें स्तर की देवस्तरीय मुहर के पास से गुजरा, एल्डर सावित्री ने उसे देखा और यूं ही पकड़ लिया। उस समय विराट की ताकत एल्डर सावित्री से अलग नहीं थी। वह एक चींटी जितना कमजोर था। सुधा, बकवास मत करो। सुधा की बात सुनकर एल्डर सावित्री का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उन्होंने सच में कभी नहीं सोचा था कि उनके इस तरह से किसी को पकड़ लेने से शून्य समाधि महाद्वीप का पूरा भविष्य उनके हाथ आ जाएगा। यह सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उन्होंने विराट को पकड़ा और उनके बीच सच्चा सहयोग हुआ, जिससे शून्य समाधि महाद्वीप के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा। शेखर विराट का पीछा कर रही थी। जैसे ही वह 7वें स्तर की पृथ्वी स्तरीय मुहर के पास से गुजरा, एल्डर सावित्री की नजर उस पर पड़ी और उसने उसे यूं ही पकड़ लिया। उस समय विराट की ताकत एल्डर सावित्री के सामने एक चींटी के समान कमजोर थी। सुधा बहन, बकवास मत करो। सुधा की बातें सुनकर एल्डर सावित्री का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसने सच में कभी नहीं सोचा था कि उसका वह साधारण